देखो हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो क्या है, वेरिएबल कोवैलेंसी। वेरिएबल कोवैलेंसी कहने का मतलब, कोवैलेंसी तो तुम लोग पहले ही जान चुका था कि जितना उन लोग इलेक्ट्रॉन को शेयर करता था और बॉन्ड बनाने में, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, वैलेंसी। अरे वही बोलता था तुम लोग कोवैलेंसी। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे वेरिएबल कोवैलेंसी। इसका कहने का मतलब जितना हम लोग चाहते हैं कि उसका, मान के चलो तुम यहाँ देखेगा नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का यहाँ पे 3 गो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तीनों क्या करता था वहाँ पे, साझा ही सब करता था। तो उसका होना कितना था, 3 गो कोवैलेंसी। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, उसका बढ़ जाता है, घट जाता है, इस तरह से देखेगा, ऑक्सीजन ही सबका, फ्लोरीन ही सबका। तो आगे हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे क्या होता है, जितना होना चाहिए था उससे हम लोग को वेरी कर जाता है, कभी 2 दिखाता है, कभी 3 दिखाता है, इस तरह से। जैसे हम लोग वहाँ पे देखे थे आयनिक सॉलिड में देखे थे ना वहाँ पे, तो वहाँ पर भी हम लोग देखा था। तो उसी तरह से यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसका कोवैलेंसी भी हम लोग को क्या होता है, वेरी करते रहता है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट है, इसको पढ़ते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा। जैसे फर्स्ट में क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पर एटम ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवैलेंट कंपाउंड इज कॉल्ड कोवैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। ये तो पहले से जानता था कि जितना वो शेयर करेगा कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में, उसी को शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंसी बोलते हैं। आगे देखो, the covalency of an element in an covalent compound is equal to the number of covalent bond formed by one atom of it with the neighboring atom। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जितना तुम्हारा यहाँ पे फिर देखो, द कोवैलेंसी क्या बात कर रहा है, कोवैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कोवैलेंसी। एक तो तुम देख लिया था कि कितना वो शेयर करता है इलेक्ट्रॉन पर एटम में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते थे, कोवैलेंसी। उसी तरह से कोवैलेंसी को हम लोग और कितना पहचान सकते हैं, जो तुम्हारा कोवैलेंट बॉन्ड जो बनाता है, क्या जो बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड जो बनाता है। अब वहाँ पे बॉन्ड को गिनती करके भी तुम बता सकता है कि उसका कोवैलेंसी कितना है। अरे जैसे तुम देखता था ना वहाँ पे इलेक्ट्रॉन, वहाँ के मान के चलो 2 गो इलेक्ट्रॉन शेयर करता था, तब तुम बोलता था उसका कोवैलेंसी कितना है, 2 गो। अरे तो शेयर करता है तो उतना ही तो तुम्हारा बॉन्ड वो बनाता है कि नहीं बनाता है। तो वही तुम बॉन्ड को काउंट करके भी तुम बता सकते हो उसका कोवैलेंसी कितना है। तो वही चीज यहाँ पे सिर्फ बताया कि द कोवैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इन एन कोवैलेंट कंपाउंड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय वन एटम ऑफ इट विथ द नेबरिंग एटम। ये नेबरिंग एटम कहने का मतलब उसका जो पड़ोस वाला जो एटम रहेगा, अरे जानते हैं ना कि जो ए रहेगा और बी रहेगा, मान के चलो यहाँ पे जितना तुम्हारा बॉन्ड बना रहेगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, कोवैलेंसी। तो यहाँ से भी तुम देख करके डायरेक्टली बोल सकता है। अब आगे देखो, द कोवैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट विच हैज ओनली s एंड p ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस शेल इज जनरली इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन s और p ऑर्बिटल। इसका कहने का मतलब क्या है, सो देखो, जो कोवैलेंसी होता है कोई भी एटम का, कोई भी एलिमेंट का, उसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा क्या रहता है, s और p ऑर्बिटल जो होता है उसके वैलेंस शेल में उन लोग क्या होता है, किसका मतलब जो कोवैलेंसी का बात करेंगे, जिसमें यहाँ पे देख रहे हैं ना s और p वाला में जो तुम्हारा कोवैलेंस मतलब वैलेंस जो होता है, क्या बात कर रहे हैं हम लोग, वैलेंस शेल का। किसका बात कर रहे हैं, वैलेंस शेल का। तो यहाँ पे क्या क्या रहता है हम लोग को, s आता है, p आता है, इस सब अभी हम लोग देख रहे हैं। अरे जनरली जो हम लोग बात कर रहे हैं वो नॉन मेटल का ना बात कर रहे हैं। तो फिर बोलेगा कि उसमें डी वाला भी तो आएगा, तुम लोग का सवाल आने वाला है ना बाद में। जैसे कभी बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसका, एस और पी का, तो तुम लोग को मन में आता कि डी और एफ का कहे नहीं बात कर रहे। तो हम लोग पहले से जानते हैं कि जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है वो कौन बनाता है, नॉन मेटल ना। और नॉन मेटल जितने भी तुम्हारा प्रेजेंट है वो कहाँ प्रेजेंट है, तुम्हारा पी ब्लॉक में। किसमें है, तुम्हारा पी ब्लॉक में। तो पी ब्लॉक में वहां पे जब कन्फिग्रेशन करते हैं उधर वाला में, तो तुम्हारा वैलेंस शेल में कौन कौन आता है, एस और पी आता है। तो इसी चलते एस और पी का बात चलते रहता है हमेशा। अगर तुम्हारे मन में आता होगा डी वाला, समझ में आ गया ना। जैसे यहाँ पे बताया ना, द कोवैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, कि कोई भी एलिमेंट का कोवैलेंसी जो होता है वो क्या होता है, विच हैज ओनली s एंड p ऑर्बिटल। तो उसके पास क्या क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ s और p ऑर्बिटल्स होता है। अरे यहाँ पे जितना भी वहाँ पे कोवैलेंसी बात करते हैं एलिमेंट का, जो किसमें, तुम्हारा कोवैलेंट बॉन्ड में, तो उसमें जो होता है वो कौन कौन सा ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, s और p ऑर्बिटल। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसमें जो वैलेंस शेल में कितना तुम्हारा s और p में तुम्हारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या बात करता है, कितना टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना प्रेजेंट होता है किसमें किसमें, s और p ऑर्बिटल में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंसी। क्या बोलते हैं हम लोग, कोवैलेंसी। समझ में आएगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे तुम कोवैलेंट बॉन्ड देखता है तो जो बनाता है वो नन क्या चीज, नन मेटल वहां पे करता है, और उसमें जो कन्फिग्रेशन करता है वो किस में जाता है, एस और पी जाता है ना रे। तो हम लोग बोलेंगे ना कि उसके पास क्या क्या ऑर्बिटल है, एक एस है और वहां पे क्या रहता है, तुम्हारा पी रहता है, यही चीज बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग कोवैलेंसी को देखेंगे वो कैसे देखेंगे, तो एस और पी का जो ऑर्बिटल होगा उसमें देखेंगे कि कितना टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है।
समझ में आया। जैसे मान के चलो यहाँ पे देख रहा है क्या नाइट्रोजन का दिखा रहे थे, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है 3 गो, तो इसका कोवैलेंसी कितना हो जाएगा 3 गो। तो यहाँ पे 3 तरीका से कोवैलेंसी को हम लोग चेक किए कि पहला हम लोग देखे कि कितना वो शेयर किया था इलेक्ट्रॉन, तो वहां से हम लोग पता कर लेते थे कि उसका कोवैलेंसी क्या है। फिर जब बॉन्ड बनाता है तो बॉन्ड को काउंटिंग करके यहाँ पे जितना हम लोग इलेक्ट्रॉन शेयर करता रहे कुल मिला के बोलो तो वही तो बॉन्ड भी बनाता था, तो यहाँ से बॉन्ड को भी काउंट करके बता सकते हैं कितना उसका कोवैलेंसी होता है। फिर यहाँ पे बात कर रहा है कि अगर हम लोग कोवैलेंसी यहाँ पे चेक करते हैं कोई भी एलिमेंट का, तो वहां पे जो हम लोग देखते हैं सिर्फ और सिर्फ किसका देखते हैं एस और पी ऑर्बिटल का। तो वहां पे जो वैलेंस शेल का एस और पी ऑर्बिटल होता है उसमें देखते हैं कि कितना हम लोग को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहां पे प्रेजेंट है, और जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वही उसका क्या हो जाएगा कोवैलेंसी। क्या तीनों पॉइंट समझ में आया। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में लिया गया था, एलिमेंट है यहाँ पे लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और जितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ही क्या होता है उसका कोवैलेंसी होता है। देखो तो उसी तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s1, तो उसका एक ही ऑर्बिटल होता है s का, और यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है एक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया एक हो, तो उसका कोवैलेंसी भी क्या होता है एक। उसी तरह से नाइट्रोजन में देख रहा है कि यहाँ पे देखो वैलेंस सेल तुम्हारा 2 वाला है, अरे सेकंड वाला है सेल वाला, तो यहाँ पर देखो तुम्हारा एस और पी वाला में यहाँ पे टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 3 है, तो 3 है तो इसका कोवैलेंसी भी कितना हो जाएगा 3। उसी तरह से यहाँ पे देख रहा है ऑक्सीजन में कितना है 2 है, तो 2 को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसी चलते कोवैलेंसी 2 हो जाएगा। उसी तरह से फ्लोरीन में देख रहा है कितना है 1 हो, तो कोवैलेंसी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं कोवैलेंसी पे। आगे देखो ये जो लास्ट पॉइंट है इसमें क्या है, द एलिमेंट कंटेनिंग, क्या चीज कुछ पूछना है क्या, द एलिमेंट कंटेनिंग वैकेंट डी ऑर्बिटल इन देयर वैलेंस शेल, एग्जाम्पल में फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, etc. सो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कोवैलेंसी इन डिफरेंट कोवैलेंट कंपाउंड्स, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड वेरिएबल कोवैलेंसी। अब हम लोग जो कोवैलेंसी का सबसे पहले देखो, जो हम लोग बात कर रहे थे किसका बात कर रहे थे वेरिएबल कोवैलेंसी का, तो हम लोग यहाँ पे पहले चर्चा कर लिए कि आखिर कोवैलेंसी क्या होता है और कैसे उसको हम लोग देखते हैं, कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर हम लोग को जो यहाँ पे वेरिएबल वैलेंसी जो शो करता है वो कौन कौन सा करता है, तो यहाँ पे जो देख रहे हैं एग्जाम्पल में जैसे फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, तो इस तरह के जितने भी एलिमेंट होते हैं उन लोग क्या करते हैं तो वेरिएबल कोवैलेंसी शो करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं सो देखो, जैसे यहाँ पे तुम देख रहा होगा फास्फोरस का, अभी बात की ना फास्फोरस का, जैसे अभी तुम क्या होता है एक एग्जाम्पल होता है, चलो इधर तो हो ही गया, इधर हम मिटा देते हैं। अभी समझना कि आखिर इसका कोवैलेंसी क्यों हम लोग को वेरी करता है। सो जैसे मान कर चले यहाँ पे फास्फोरस का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन होता है 5 होता है, कितना होता है 5। 2 गो कंपाउंड हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, जैसे कि तुम PCl3 के बारे में जानता है, फिर उसी तरह से एक होता है कंपाउंड क्या चीज PCl5 होता है, क्या होता है PCl5। इसका जब स्ट्रक्चर्स बनाने जाएगा, देखो अभी भी तुम्हारा फास्फोरस तो वही चीज है, अभी यहाँ पे देखेगा तो इसका कोवैलेंसी अभी 3 इसका बनाने जा रहा है PCl3, तो ये क्या करेगा 3 गो के साथ Cl के साथ बना लेगा वो, क्योंकि इसका तो एक ही का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, अरे मतलब कि एक ही को साझा करता है। अरे देखा था कल बॉन्ड में बनाया ना, जैसे यहाँ पे दिखाएगा तो एक एक जाएगा, यहाँ पर भी शेयर करेगा, तो उसी तरह से इसमें दिखा देगा। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है 3 गो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है ये, तो फिर 3 गो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है शेयर कर रहा है वहां पे, जो वहां पे फॉर्मेशन में भाग दे रहा है। तो इसका अगर कोवैलेंसी अगर तुमसे पूछते तभी तुम क्या बताता 3 बताता, अरे 3 नहीं बताता। उसी तरह से अभी अगर तुमको बात करते PCl5, क्या चीज PCl5 तभी क्या करेगा इसमें भी जोड़ेगा और इसमें भी जोड़ेगा, तो अभी बताओ इसका कोवैलेंसी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अभी देखो फास्फोरस का अगर तुम कॉन्फ़िगरेशन करने जाएगा तो कैसे होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन, तो तुम करने जाएगा तो सेम इसका नाइट्रोजन जैसा होगा, वहां पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा क्या हो जाएगा 3s2 हो जाएगा और 3p क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अभी इसमें देखने जाएगा तो इस तरह से हो जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा 3 गो इलेक्ट्रॉन, 1 2 और 3। तो अभी इसका कोवैलेंसी होना कितना चाहिए था, अरे 3 होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 3 गो है, लेकिन हो कितना जाता है इसका 5 हो जाता है कभी कभी, देख रहा है ना PCl5 में कितना हो जाता है 5, PCl3 में कितना होता है 3। तो जब PCl3 जो बनाता है वो यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही वहां पे जाकर क्या होता है शेयर होता है, और ये शेयर नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग PCl5 होता है तो ये भी क्या होता है अनपेयर्ड में बदल जाता है। अनपेयर्ड में क्यों बदल जाता है कि अगर थर्ड वाला में तुम देखेगा ना ये 3 वाला में, तो तुम जानता है कि 3 वाला में 3D भी होता है,
तो यहाँ पे क्या होता है, डी वाला हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि इसके पास भी 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो ये जो होता है ये भी क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफॉर्म हो जाता है, यहाँ से क्या हो जाता है, उसमें बदल जाता है। वो जैसे वहां पे चल जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाता है, वहां पे। तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। और ये जो प्रक्रिया होता है इसी को हम लोग बोलते हैं एक्साइटेशन। क्या चीज बोलते हैं हम लोग, एक्साइटेशन। तो ये सब कैसे क्या होगा आगे फिर हम लोग प्रोसेस पढ़ेंगे इसको, जैसे अभी देख रहा था ना, अभी ये सिर्फ तुम लोग को बता रहे हैं कि कोवैलेंसी हम लोग को क्या क्या शो करता है, कैसे हम लोग को वेरी करता है। तो वेरी करने का यहाँ पे देख रहा है कि कुछ कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जैसे फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब जो हो गया, इन लोग जो क्या करता है हम लोग को वेरी करता है। कभी हम लोग को 3 दिखाता है, कभी 4 दिखाता है, कभी 6 दिखाता है, इस तरह दिख रहा है। जैसे अभी देखा फास्फोरस को अगर जनरली हम लोग देखते भी तो उसमें सिर्फ और सिर्फ देखते हैं तो पी वाला में ही सिर्फ 3 हम लोग को दिखता है इलेक्ट्रॉन, दिखता है ना। और जैसे सेकंड पॉइंट में हम लोग देखे थे या फिर फर्स्ट पॉइंट में जो देखेगा, चाहे इसी में देखो ई पॉइंट में अगर पढ़ेगा, इस पॉइंट में क्या बोल रहा था कि जो इसका वैलेंस शेल जो रहता है उसमें जो तुम्हारा एस और पी ऑर्बिटल होते हैं उसमें देखते हैं कितना टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। वही जितना टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उतना ही उसका क्या होगा, कोवैलेंसी होगा। देखा था। उसी तरह से अगर फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इसमें एस वाला में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन तो पेयर रहता है, तो ये हो जाता है हम लोग को क्या चीज 3s, और ये क्या हो जाता है हम लोग को 3p। तो इसमें 3 गो और यहाँ पे क्या गो 2 गो, इस तरह से। तो हम लोग को बनाना कितना था, 3 गो, लेकिन ये क्या बना लेता है, कभी कभी 5 बॉन्ड बना लेता है। तो 5 बॉन्ड बनाने की वजह से उसका कोवैलेंसी क्या हो जाता है, 5 गो हो जाता है। तो सिर्फ अभी इतना जानो कि इन लोग क्या करता है, हम लोग को वेरिएबल हम लोग को कोवैलेंसी यहाँ पे शो करता है। समझ में आ गया। अब कैसे शो करता है इसका आगे हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत सारा देखेंगे। जैसे तुम लोग को पहला क्लास से ही बोलते आ रहे थे कि वहां पे एक्साइटेशन इस सब के बारे में करेंगे, इलेक्ट्रॉन को इधर से उधर हम लोग ट्रांसफर करेंगे। फिर धीरे धीरे इसी तरह से देखेगा, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, वहां पे क्या करेंगे 2-3 ऑर्बिटल को एक साथ मर्ज करेंगे, उसके बाद फिर बॉन्ड में फॉर्मेशन करेगा। तो बहुत सारा चीज कहानी हम लोग को वो देखना है। तो अभी सिर्फ इस पॉइंट को समझो कि जो एलिमेंट होता है वो हम लोग को क्या रहता है, उसके पास क्या रखता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है उसके वैलेंस शेल में, किसमें जैसे फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इस तरह के जो एलिमेंट होता है। इसी चलते उन लोग क्या करता है, तो डिफरेंट वैल्यू ऑफ कोवैलेंसी इन डिफरेंट कोवैलेंट कंपाउंड, जब अलग अलग कंपाउंड बनाता है तो उसमें उन लोग को क्या हो जाता है, कोवैलेंसी भी अलग अलग हो जाता है। कभी 3 हो गया, कभी 5 हो गया, इस तरह से देख रहा था अभी। तो यही जो हम लोग को होता है और यही फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल कोवैलेंसी होता है। तो इतना सा समझने के लिए हम लोग पहले ये सब समझ लिए कि आखिर कोवैलेंसी होता क्या है और कैसे कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग को भी उसी तरह से इसको भी फाइंड आउट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हो क्या गया, इन लोग से अलग अलग कंपाउंड बना लेता है, अलग अलग कंपाउंड बनाने के दौरान इन लोग को कोवैलेंसी भी क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। और इसके पीछे रीजन क्या होता है, तो सिर्फ और सिर्फ वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, मतलब तुम कुल मिलाकर देख लो तो तुम्हारा जितना भी सेकेंड पीरियड रहेगा, क्या चीज, सेकेंड पीरियड का जितने भी एलिमेंट होंगे उन लोग कभी भी तुम्हारा वेरिएबल हम लोग को शो नहीं करेगा। कौन कौन शो करेगा, तुम्हारा जो थर्ड रहेगा, फोर्थ रहेगा, फिर उसी तरह फिफ्थ से लेकर के कहां तक चलेगा, 7 तक। तो यहां से जितने भी तुम्हारा एलिमेंट रहेंगे तो इन लोग क्या करेगा, शो करेगा तुम्हारा क्या चीज, वेरिएबल कोवैलेंसी, क्योंकि इन लोग के पास क्या रहता है, वैकेंट डी होता है। लेकिन इसके पास तो होता नहीं है। तो इन लोग को जितना नाइट्रोजन हो गया ये सब देखेगा, फ्लोरीन हो गया ये सब देखेगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, जैसे तुम देखेगा HF ये सब देखेगा, तो इन लोग को जो कोवैलेंसी होता है वो सेम ही रहेगा। इन लोग कभी यहाँ पे 1 के अलावा कुछ शो नहीं करेगा। लेकिन दूसरा हम लोग जो नीचे आ जाता है, तुम्हारा थर्ड वाला पीरियड हो गया, फोर्थ वाला हो गया, फिफ्थ वाला हो गया, तो इन लोग के पास डी ऑर्बिटल वैकेंट होने के कारण इन लोग क्या होता है, वेरिएबल कोवैलेंसी शो करता है। फिर आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया ना पॉइंट। चलो देखो, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरिएबल कोवैलेंसी। जो वेरिएबल कोवैलेंसी शो करता था उसी को हम लोग एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखने जा रहे थे कि क्या होता है, कैसे होता है। आगे देखो, फर्स्ट में लिखा हुआ है वेरिएबल कोवैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट अराइजेस ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ आइटम। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा जो यूज किया गया है, क्या चीज यूज किया गया है, एक्साइटेड स्टेट्स। ये आखिर एक्साइटेड स्टेट होता क्या है, तो इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे और डीपली में पढ़ेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग को होता क्या है, जो पेयर जो इलेक्ट्रॉन होता है, कहीं भी जो पेयर देख रहा था, मान के चलो ये सल्फर वाला में देख रहा था, यहाँ पे देख रहा है बाकी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ 2 था।
ये जो दो को यहाँ पे पेयर्ड में था, इसको क्या करता है, एक्साइटेड कर करके इसको क्या किया जाता है, एनर्जी बढ़ा करके। जब इसमें क्या होता है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन था, दो इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाता है, वैकेंट डी वाला में भी। तो ये भी वाला और वो वाला दोनों क्या हो जाता है, अनपेयर्ड हो जाता है। ये जो दो का था, एक यहाँ रह जाता है, एक उसमें चल जाता है। तो ये जो ट्रांसफर जो होता है इस तरह से यहाँ चल जाना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन होना। क्या बोलते हैं हम लोग, एक्साइटेशन होना। बाकी इसके बारे में और हम लोग डीपली अगर पढ़ेगा तो वहाँ पे तुमको बीएससी जब करेगा केमिस्ट्री ऑनर्स से, तो वहाँ बहुत डीपली से पढ़ेगा, पूरा वहाँ पे फैक्ट पता चलेगा कि आखिर इस तरह से होता क्यों है और कैसे होता है और कब कब होगा। तो अभी उतना डीपली जाना नहीं है, सिर्फ हम लोग ऊपर ऊपर देखेंगे कि आखिर क्या होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग जो वेरिएबल कोवैलेंसी जो होता है वो किसके कारण होता है, तो ये जो एक्साइटेड स्टेट जो होता है, तो उसी वजह से वहां पे क्या होता है, हम लोग को वेरिएबल शो होता है। वहां पे होता क्या है, सो देखो, वेरिएबल कोवैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट अराइजेस due to the increase in the number of unpaired electrons in the different excited state of the atom। कि कोई भी एटम रहता है, जैसे यहाँ पे सल्फर देख ले, ये सब देख लिया ना। अब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना था, दो ही, लेकिन इसका क्या होता है, हम लोग को वैरी करने लगता है। कब करने लगता है, जब यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में ये पहुंच जाता है। एक्साइटेड स्टेट करने का मतलब, जो इसमें जो तुम्हारा जोड़ा रहता है, जोड़ा वाला इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्साइटेशन कर करके उसको वैकेंट डी की तरफ हम लोग ट्रांसफर करने लगते हैं। जैसे अभी देखो यहाँ पे क्या था, दो ही अनपेयर्ड था, लेकिन इसको क्या किया, एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा दिया। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन देख रहा है, यहाँ पे इसमें क्या था, पेयर्ड था, लेकिन पेयर्ड वाला से क्या हो गया, तुम्हारे डी वाला में जाकर के यहाँ पे अनपेयर्ड हो गया और यहाँ पर भी क्या हो गया, अनपेयर्ड। अगला बार फिर से अगर सेकेंड एक्साइटेशन, ये क्या है, एक बार कर रहे थे, इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट बोलेंगे। अगर सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट में चलेगा तब भी कौन वाला हो जाएगा, ई वाला जाएगा। ई वाला फिर कहाँ चल जाएगा, यहाँ वाला। तो उस तरह से अबर देखेगा कितना हो जाएगा, 6 को उसका हो जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन स्टेट बोलते हैं। और इसी के वजह से हम लोग को क्या होता है, वेरिएबल हम लोग को यहाँ पे कोवैलेंसी शो करता है। क्योंकि जैसे हम लोग एक्साइटेशन करते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बढ़ जाने की वजह से उसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन ज्यादा हो पाता है। आगे देखो यहाँ पे, वेरिएबल कोवैलेंसी इज शोन बाय दोज एलिमेंट्स हुज एटम्स हैव वैकेंट d ऑर्बिटल्स इन देयर वैलेंस शेल, सो दैट द अनपेयरिंग ऑफ s and p इलेक्ट्रॉन्स बाय प्रमोटिंग देम टू वैकेंट d ऑर्बिटल मे बी पॉसिबल। अब यहाँ पे देखो कि कौन कौन वेरिएबल हम लोग को कोवैलेंसी शो करता है, कौन कौन सा वेरिएबल कोवैलेंसी शो करता है। तो तुम तो पहले से ही जान रहा है कि जितना भी हम लोग देखेंगे एलिमेंट जिसके पास हम लोग को क्या हो, वैकेंट डी हो, क्या हो हम लोग को, वैकेंट डी ऑर्बिटल जितना भी हम लोग को पाया जाता है, तो उसमें हम लोग को क्या हो जाएगा, वेरिएबल कोवैलेंसी शो करता है। कि जितना उसमें अगर पॉसिबल है एक्साइटेशन होना, तब वो एक्साइटेशन करेगा और वहां पे हम लोग को क्या होगा, वेरिएबल कोवैलेंसी शो करेगा। क्योंकि जैसे एक्साइटेशन करेगा तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मान के चलो किसी में पॉसिबल ही नहीं होता, तो वहां से कैसे होगा। जैसे मान के चलो अभी इलेक्ट्रॉन से इसमें भी भरा हुआ रहता, क्या रहता, हालांकि उधर तो जबे नहीं करेगा, टेंशन मत लो। जैसे मान के चलो अभी इलेक्ट्रॉन रहता है, जैसे अभी यहाँ पे रह गया, अगर पूरा इसमें फुलफिल रहता, क्या रहता, पूरा फुलफिल, तो क्या करता, एक हटाता तो यहाँ भी भरता, इसको हटाता तो यहाँ पे भरता, इसको हटाता उसको, तो उस तरह से देखता। तो अगर जितना हम लोग को पॉसिबल हो सकेगा कि एक्साइटेशन वहां पे पॉसिबल है कि यहाँ से जाकर वहां पे अनपेयर्ड में बदल जाएगा, तो वहां पे हम लोग को क्या होगा, वेरिएबल कोवैलेंसी शो करेगा। कुल मिलाकर के सिर्फ वही समझो कि कहाँ कौन कौन हम लोग का एलिमेंट होगा, वेरिएबल कोवैलेंसी शो करेगा, जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा। समझ में आ गया। और किसके कारण होता है, तो एक्साइटेशन की वजह से। किसके कारण होता है, एक्साइटेशन की वजह से। आगे चलो, द प्रमोशन ऑफ s and p इलेक्ट्रॉन्स टू d ऑर्बिटल्स इज पॉसिबल ओनली व्हेन द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दो किधर गया, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज एलिमेंट, यहाँ पे दोज एलिमेंट्स, दीज ऑर्बिटल्स, हाँ चलो ठीक है, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज ऑर्बिटल्स इज वेरी स्मॉल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, जो हम लोग यहाँ पे प्रमोशन जो कर रहे हैं, हम लोग को क्या कर रहा था, जो s और p ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर रहे थे, डी ऑर्बिटल्स में। तो ऐसा हम लोग को तभी करेंगे जब हम लोग को क्या रहेगा, उन लोग के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो हम लोग को क्या रहेगा, बहुत ही कम रहेगा। हम लोग को क्या रहेगा, बहुत ही कम। जो यहाँ पे कर रहा है कि जैसे s और p के साथ कर रहा है, अब ऐसा नहीं कि इस तरह से करेगा। अभी जैसे यहाँ पे देख रहा है कि थर्ड वाला से बात कर रहा था, किसके कर रहा था हम लोग, थर्ड वाला में। तो थर्ड वाला में यहाँ पे बात कर रहे थे, यहाँ पे देखो 3p से हम लोग को किस में ले रहा था, 3d में। उसी तरह से यहाँ पे देख रहा है कि 3s से किस में ले रहा है,
3D में। तो इस तरह का यहाँ पे हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो इन लोग दोनों के बीच में जो एनर्जी होता है वो एनर्जी गैप हम लोग को ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना है, हम लोग को क्या रहना है वहाँ पे बहुत ही कम रहेगा एनर्जी डिस्टेंस। अब एनर्जी डिस्टेंस कैसे हम लोग पता करेंगे इसके बारे में धीरे धीरे फिर हम लोग आगे पता मतलब कि पढ़ेंगे, वहाँ पे तुम लोग को पता चल जाएगा कि किस कंडीशन में। हालांकि तुम लोग को यहाँ पे कंसेप्ट नहीं दिया जाता, लेकिन हम कल के वीडियो में तुम लोग को वो भी बता देंगे कि कैसे वहाँ पे जैसे बीएससी वाले में जो कंसेप्ट लगता है ना एक्साइटेशन वाला, कब करेगा और कैसे करेगा वो भी कंसेप्ट तुम लोग को बता देंगे, ताकि तुम लोग को फील हो सके कि यह प्रक्रिया हम लोग को कब होगा से। तो यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन खाली याद रखना कि कब हम लोग को यहाँ पे एक्साइटेशन होता है, जब उन लोग के बीच का जो एनर्जी गैप रहेगा वो क्या रहे, बहुत ही स्मॉल हो। समझ में आया? बाकी आगे चलो बता देंगे, कल वाला वीडियो में फिर से तुम लोग का एक्सप्लेनेशन करेंगे तो वहाँ पे बेटर तरीके से तुम लोग को समझ में आएगा। द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड पीरियड, जैसे कि एग्जांपल में तुम्हारा क्या है, हाइड्रोजन है, बोरॉन है, कार्बन से लेकर के यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन था। तो हैविंग नो डी ऑर्बिटल डू नॉट एक्सिबिट वेरिएबल कोवैलेंसी। तो यहाँ पे ये सब क्या है, फर्स्ट और सेकेंड पीरियड का। तो इन लोग के पास किसी तरह का कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है। अब नहीं होता तो उन लोग क्या वैलेंसी हम लोग को शो करेगा कि वेरिएबल नहीं शो करेगा, क्योंकि उन लोग ट्रांसफर ही कहाँ करेगा, उन लोग के पास वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो एग्जांपल में जैसे सल्फर एग्जिबिट वेरिएबल कोवैलेंसी ऑफ 2, 4 और 6। ये क्या क्या शो करता है, तो 2 हम लोग को कोवैलेंसी शो करता है, 4 भी करता है और 6 भी करता है। अब देखो किस किस कंडीशन में, जैसे यहाँ पे देख रहा है SF2 है, तो यहाँ पर देख रहा है कि यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है, तो यहाँ पे देख रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है। तो यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जाकर के वहां पे शेयर करता है, कितना बॉन्ड बनाता है, 2 गो, जो कि तुम्हारा कंपाउंड क्या बनाता है, SF2। अब जैसे हम लोग SF4 जो बनाता है, अब यहाँ पे क्या होता है कि उसके पास तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 था। ये जो GS का मतलब क्या है, ग्राउंड स्टेट। क्या है हम लोग को, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट कहने का मतलब जैसा वो पाया जाता है, फिर इसमें क्या करा जाता है, एक्साइटेशन कराने के बाद ये जो यहाँ पे पेयर जो इलेक्ट्रॉन था, इसको क्या किया गया, डी में भेज करके उसको अनपेयर्ड कर दिया गया। तो इस तरह का जो हम लोग ट्रांसफर जो यहाँ पे कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन। क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन। तो ये जो स्टेट का बात करें वो कौन सा स्टेट का है, एक्साइटेशन स्टेट का। तो यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट जो किया गया है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे हम लोग को भेज दिया गया। तो अभी देखो इसके पास टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है, 4 गो। तो इसी चलते इसके पास 4 गो शेयर करने का टेंडेंसी है, तो ये क्या करता है, फ्लोरीन के साथ 4 गो बॉन्ड बनाता है। तो इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 गो है, और कोवैलेंसी भी कितना हो जाता है, 4 गो। स्ट्रक्चर देख ही रहा है। और यहाँ पे तुम्हारा क्या होता था, SF2। इसी तरह से तुम्हारा क्या होता है, SF6। SF6 कब करेगा, अभी यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे देख रहा है कि तुम्हारा क्या है, एक्साइटेशन। अभी अगर सेकेंड करेगा तो ई वाला जाएगा, अगर ई वाला फिर जाएगा, और यहाँ पे तो अभी कितना टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अभी देख रहे 4 गो है ना रे, इस जैसे टूटेगा तो एक यहाँ और एक यहाँ, तो 6 हो जाएगा। तभी कितना से कर लेगा, 6 गो से वो बॉन्डिंग बना लेगा। इसी तरह से बहुत सारा कंपाउंड होता है जिसको हम लोग देखेंगे। देखो तो तुम लोग को वेरिएबल कोवैलेंसी जो बता रहे थे, जैसे कि तुम लोग को देखा था सल्फर वाला, है कि नहीं। तो सल्फर का जो होता था वो कितना होता है, 16। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता था तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p कितना होता था, 4 होता था। अब यहाँ पे देखते थे तो इसका जब यहाँ पे देखता है ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, और यहाँ पर देखता है कितना होता है इसका, 4 होता है। तो ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब इसका कोवैलेंसी का बात होता था, तो हम लोग बताए थे कि जितना उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही उसका क्या होता है, कोवैलेंसी। तो इसका होना कितना था, 2 गो। इसका मतलब तुम क्या समझा कि जो सल्फर होगा वो 2 ही को हम लोग को बॉन्ड बनाएगा। तो जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल देखे थे क्या चीज, SF2 का। तो यहाँ पे सल्फर का देखे थे, तो यहाँ पे क्या हो गया था, तो 2 गो सल्फर से फ्लोरीन जो है बॉन्ड बना लेता था। बाकी ये जो इलेक्ट्रॉन 2 को दिख गया वो क्या होता था, तुम्हारा लोन पेयर। तो इस तरह से दिख रहा था। लेकिन क्या होता है कि इसका जो कोवैलेंसी देखा गया वो हम लोग को क्या देखा गया, 4 भी होता है, और क्या देखा गया, 6 भी होता है। और ये कब होता है, जब वो किस में आ जाता है, एक्साइटेशन स्टेट में आ जाता है। किस में आ जाता है, एक्साइटेशन स्टेट में। अब यहाँ पे ध्यान देना कि एक्साइटेशन स्टेट क्या होता है। तो तुम जान रहे था कि जो उसका NS होता है और तुम्हारा NP का जो इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ पे ये चीज देखा जाता है कि यहाँ पे क्या तुम्हारा ND तुम्हारा वैकेंट है कि नहीं है। जैसे किसी किसी पास ND था ही नहीं, जैसे कि बात करते हैं हम लोग सेकेंड पीरियड के, सेकेंड पीरियड में तो D था है ही नहीं। लेकिन बाकी जो 3rd 4th इस सब में देखते हैं तो वहाँ पे हम लोग को D भी
वैकेंट हम लोग को रहता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो P वाला जो रहता है और जो हमारा जो S वाला रहता है जो पेयर इलेक्ट्रॉन, वो क्या करता है यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, और ट्रांसफर होने के बाद वहाँ पे क्या हो जाता है तुम्हारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाता है। जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाता है उन लोग भी क्या करने लगता है, पार्टिसिपेट करता है किसमें, बॉन्ड फॉर्मेशन में। ये चीज़ बता रहे थे। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा सिर्फ ध्यान देना कि ये जो एक्साइटेशन जो होता है, जैसे यहाँ पे देख रहा है ना, क्या अभी देख रहा है सल्फर के पास सिर्फ 2 ही था, नहीं ये वाला कब एक्साइटेशन हो पाएगा, तो उस समय तुम लोग को बताया था कि एक चीज देखना कि उन लोग के बीच में एनर्जी लेवल क्या हो, मतलब कि सेम लगभग हो, बहुत ही कम हो, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा गैप हो उन लोग के बीच में एनर्जी लेवल। तो एनर्जी लेवल थोड़ा गैप कम रहेगा तो वो आराम से वहां पे क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। और एक चीज हमेशा तुम ध्यान देना कि उसका एक हम लोग बात करते थे सेंट्रल एटम, और एक बात करते हैं हम लोग सब्सिडरी एटम। क्या बोलते हैं, सब्सिडरी एटम का बात करते हैं। सब्सिडरी एटम कहने का मतलब जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि ए है, इधर बी है, इधर बी है, इधर बी है, इस तरह से देख रहे हैं। तो ये है तुम्हारा क्या चीज, सेंट्रल एटम। और सब्सिडरी एटम का बात करते हैं कौन चीज हो जाता है तुम्हारा, साइड वाला में जो लगा रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सिडरी एटम। यहाँ तक समझ में आया ना। अब यहाँ पे तुम ध्यान देना कि ये जो एक्साइटेशन वही एलिमेंट करा पाता है, जैसे इन लोग ऑटोमेटिक नहीं करता है, ठीक है। तो इन लोग को करने के लिए जब बॉन्ड बनाता है तो वहां पे ध्यान देना कि जो ये सब सब्सिडरी एटम जो होता है इससे क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ भी देख रहा है कि सल्फर से क्या ये है कि नहीं है। अगर अभी तुमको बात किया जाए यहाँ पे कि अगर सल्फर है, ठीक है, और इसको हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है, तो ये जिंदगी में कभी भी इसका H2S के अलावा कभी भी ये कुछ नहीं बना पाएगा। जैसे अभी बोल रहा था कि सल्फर 4 को भी बना सकता है, तो तुम बोलेगा कि यहाँ पे H4S भी बनाना चाहिए था। अगर 6 बनाएगा तो तुम्हारा कहना था कि H6S बनाना चाहिए था। अरे जैसे कि सल्फर का होता है 6 गो होता है ना, तो जब हाइड्रोजन करते थे हाइड्रोजन कितने हम जोड़ सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जोड़ाएगा कितना, 6 को जोड़ सकता था, 8 को कर दिया ना, 6 को जोड़ना चाहिए था। लेकिन ऐसा हम लोग को कभी पॉसिबल नहीं होता है। 6 को तभी हो पाता है या फिर 4 को तभी हो पाता है जब उसका सब्सिडरी एटम क्या हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। क्या हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। किससे, सेंट्रल एटम से। तभी अभी जैसे कि क्यों नहीं ऐसा बना पाएगा, तो तुम जानता है सल्फर और हाइड्रोजन है, इस तरह का बॉन्ड बना रहा है। अब यहाँ पे देखेगा जो हाइड्रोजन का जो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेगा और सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेगा, तो किसका ज्यादा होता है, सल्फर का होता है। तो ये बस उतना ही बॉन्ड बना पाएगा जितना उसके पास पहले से, मतलब ग्राउंड स्टेट में जितना उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही सिर्फ वो बॉन्ड बना पाएगा। तो यहाँ पे सल्फर पास कितना था, सिर्फ 2 था, तो वो कितना ही बना पाएगा, 2 गो। लेकिन अगर इसको हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे किसमें, डी में, तो ये डी में करेगा कब, जब हम लोग को सब्सिडरी एटम क्या हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तो जब तक ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं रहेगा तब तक ये हम लोग को वहां पे ट्रांसफर नहीं होगा। बात समझ में आ गया यहाँ पे। तो इसी चलते यहाँ पे एग्जांपल देख रहा होगा, कल भी बता रहे थे SF वाला ही लेकर के बता रहे थे। क्यों ले रहे थे, क्योंकि जो यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हम लोग को सब्सिडरी एटम रहता है तभी वो क्या करता है, एक्साइटेशन करवा पाता है। समझ में आया। बाकी ये सब आखिर होता क्यों है, कैसे होता है, तो इसको कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन में। कहाँ पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में, जो कि 2 लेक्चर के बाद तुरंत आएगा। जैसे अभी फजांस रूल सब पढ़ेंगे ना, उसके बाद VBT पढ़ेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वहां से ये इस कंसेप्ट को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे और वहां पे फील हो पाएगा। समझ में आया ना। तो वहां पे समझ में आएगा कि आखिर ऐसा क्यों होता था। तो अभी सिर्फ 2 पॉइंट को याद रखना। सबसे पहली बात कि हम लोग कौन कौन यहाँ पे एक्साइटेशन करके वेरिएबल कोवैलेंसी शो करेगा, जिसके पास हम लोग को क्या हो, वैकेंट डी हो। क्या हो, हम लोग के वैकेंट डी ऑर्बिटल जब तक नहीं रहेगा तब तक वो हम लोग को किसी तरह का एक्साइटेशन करा पाएगा, क्या नहीं करा पाएगा। मतलब वेरिएबल हम लोग को वैलेंसी शो नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे अगर इसके पास डी नहीं रहता तो कितना शो करता, 2 शो करता। नहीं, इसके पास डी था, इसी चलते ही कभी 4 भी करता है, कभी क्या करता है, 6 भी करता है। अरे अभी 2 को करना है ना, लेकिन यहाँ पे थर्ड वाला चल रहा है। किसमें चल रहा है, थर्ड वाला। तो इसके पास अभी है ना वैकेंट डी, तब वैकेंट डी है। तभी देखो एक बार जब ग्राउंड स्टेट में था उसमें तुम्हारा कितना दिखा रहा है, 2 गो। लेकिन जैसे ही एक्साइटेशन करेगा तो ये टूटेगा, यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे 4 गो हो जाएगा, फिर ये जाके टूटेगा, कितना हो जाएगा, 6 गो। तो ये कभी 2 कर रहा है, कभी 4 कर रहा है, कभी 6 कर रहा है। ठीक है। तो ये सब हम लोग को 2 मतलब कि जितना बात बोल रहे हैं समझ में आ रहा है ना। सबसे पहले उसके पास वैकेंट डी होना चाहिए, उन लोग के बीच में एनर्जी लेवल कम होना चाहिए, ये समझ गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट, ये चीज कोई बताता नहीं है, लेकिन ये चीज हमेशा याद रखना कि वो तभी एक्साइटेशन कर पाएगा जब उसके पास क्या हो, सब्सिडरी एटम क्या हो सके,
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो किसके तुलना में, सेंट्रल एटम की तुलना में। तो ये एक लाइन कहीं लिख लो कॉपी के नीचे, जहां तुम लोग को लिखा रहे थे ना वहीं पे थोड़ा सा लिख लो कि हम लोग ये एक्साइटेशन कब कराएगा, जैसे हिंदी में ही लिख लो कि सेंट्रल एटम एक्साइटेशन तब करेगा जब हम लोग के पास सब्सिडरी एटम क्या हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो। ये चीज खाली एक लाइन लिख दो ताकि तुम लोग को समझ में आ जाएगा। अरे ये बतिया फिर भुलाएगा नहीं ना, तो ये चीज कहीं भी एक इस तरह से करके लिख दो कि सेंट्रल एटम तभी एक्साइटेशन कर सकता है जब उसका सब्सिडरी एटम क्या हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो किसके तुलना में, तो सेंट्रल एटम की तुलना। हम नहीं लिख दे रहे, तुम लोग लिख लेगा ना, चलो लिख लो। देखो हम लोग जो नया टॉपिक जो यहाँ पे डाले हैं वो क्या है, कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। देख रहा है दो चीज यहाँ पे दिख रहा है, एक दिख रहा है आयनिक कंपाउंड और दूसरा चीज क्या दिख रहा है, कोवैलेंट का कैरेक्टर। अब कोवैलेंट का कैरेक्टर तो बहुत चीज देख लिया कि उसका क्या होता है कि नहीं होता है। अरे देखा था ना कि उसमें क्या होता है, अगर दोनों का स्ट्रक्चर से अगर देखने जाए, एक कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, क्या चीज बना लेते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, और एक बना लेते हैं क्या चीज, आयनिक बॉन्ड। अभी दोनों के बीच में रिलेशन तुम समझना, ठीक है, यही चीज पूरा लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो उसमें पढ़ने में और समझने में थोड़ा दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि कोवैलेंट बॉन्ड में बात करता था तो यहाँ पे क्या होता है कि मान के चलो ए है और क्या है, बी है। अब यहाँ पे क्या होता है, दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है वो बीच में होता था, रेन करता था। और इसमें देखता था कि यहाँ पे मान के चलो जो भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ पे देखता था कि इसका वाला जो इलेक्ट्रॉन था क्या इसका न्यूक्लियस नहीं खींच रहा है, उसको खींच रहा है, और इसका वाला जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेगा इसका वाला भी तो न्यूक्लियस उसको खींच रहा था। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन किसी एक के हिस्सेदारी में नहीं जाता है, वो बल्कि किस में जाता है, दोनों में। उसका अट्रैक्शन इससे भी होता है और वो तो अपना कर ही रहा था न्यूक्लियस, जैसे मान के चलो इसका वाला इलेक्ट्रॉन है तो इसमें अट्रैक्शन तो कर ही रहा था, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे आने के बाद इसका वाला भी न्यूक्लियस क्या करता है, उसको अट्रैक्ट करके रखता है। तो ये किसमें कैरेक्टर होता था तुम्हारा, कोवैलेंट बॉन्ड में। अरे ये समझ पा रहा है। तो यहाँ पर जैसे फिर हम लोग बात करते हैं आयनिक कॉलम में, तो आयनिक कॉलम क्या करता था, जैसे कि ए है और बी वाला एलिमेंट है, तो यहाँ पे क्या करता था, ए वाला एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था और ई आके क्या करता था, एक्सेप्ट करता था, इसी तरह से करता था। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर इसका स्ट्रक्चर्स की अगर बात किया जाए तो स्ट्रक्चर्स देखो यहाँ पे समझाया गया। जैसे मान के चलो ये कटायन है और ये क्या चीज है, अनायन है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो होता क्या है, ये कटायन और अनायन इस तरह से सेपरेट रहता है, तो यहाँ पे होता क्या कि इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहने का मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दोनों आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये सब सबसे पहले क्लास में ही पढ़ाए थे, याद आ रहा है ना। तो यहाँ पे बोले थे कि यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। उसी तरह से इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस क्या करेंगे, आपस में फिर रिपेल करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज। फिर यहाँ पे इसका हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इसका न्यूक्लियस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मतलब इसका वाला इलेक्ट्रॉन किधर खिंचाव होगा, इसकी तरफ, और फिर इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ खिंचाव होगा, इसका न्यूक्लियस की ओर। देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये कहानी था कि पॉजिटिव नेगेटिव को अटैक करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अटैक करेगा, फिर वहां पे देखे पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा। ये सब जानता था, यहाँ पे कहानी समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ से फिर से रख करके बताना ही पड़ेगा। जैसे मान के चलो ये है तुम्हारा पॉजिटिव वाला का बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, कटायन का। अब कटायन का जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, क्या चीज, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या इसके हिस्सेदारी में जा रहा है क्या, अरे इसके हिस्सेदारी में जा रहा है क्या, नहीं। ये जितना भी इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर है, इसके अंदर है, मतलब इसके अंदर मतलब अट्रैक्शन हो रहा था। उसी तरह से इसका वाला अगर बात करेंगे कि यहाँ पे न्यूक्लियस है और इसके चारों ओर तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें भी जो तुम इलेक्ट्रॉन को देखेगा तो इसमें जो अट्रैक्शन हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इसका वाला हो रहा है। लेकिन वही अगर तुम इसका बात करता है तो यहाँ पे इस तरह का होता है, ये देखता है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है, क्या रहता है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है दोनों में से, तक इसका वाला भी यहाँ से न्यूक्लियस और इसका वाला भी न्यूक्लियस, दोनों तरफ से ये क्या रहता है, अट्रैक्शन रहता है। मतलब इसका वाला क्या रहता है, इधर भी खिंचाव रहता है और इधर भी, मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी जो आता है यहाँ पे जो देख रहा है ना बॉन्ड वाला, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन रहता है शेयर किया हुआ वो क्या रहता है, दोनों तरफ जो रहता है पार्टिसिपेट किया हुआ रहता है, मतलब दोनों का हिस्सेदारी में रहता है। लेकिन वही अगर यहाँ पे बताते हैं आयनिक बॉन्ड वाला में, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है इस पे जा रहा है क्या,
नहीं ना, इसका तो इसी में रह गया और इसका वाला इसी में अट्रैक्शन रह गया, क्योंकि इसमें कोई किसी तरह से कोई रिलेशन है क्या, नहीं। अब यही जो यहाँ पे देख रहा था, तो यहाँ पे क्या होता है, अभी देखो किसी तरह का ये कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहेगा नहीं। कोवैलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर क्या देखा कि जो उसमें इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो दोनों में हिस्सेदारी करता है, ये देखा था कि दोनों तरफ वो क्या करता है, अट्रैक्शन करता है। अरे देख रहा था ना, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है तो इसका वाला तो न्यूक्लियस खींच रहा है, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन को इधर वाला भी खींच रहा है, तो मतलब यहाँ पे दोनों तरफ से खिंचाव हो रहा है। लेकिन यहाँ पे उस किसी तरह का कोई कैरेक्टर दिख रहा है क्या, नहीं। लेकिन होता क्या है कि जो कोवैलेंट बॉन्ड रहता है, क्या चीज, जो तुम्हारा कोवैलेंट बॉन्ड वो क्या रहता है, तुम्हारा 100% तुम्हारा क्या रहता है, कोवैलेंट कैरेक्टर रहता है। कैसा रहता है, 100% कोवैलेंट कैरेक्टर। लेकिन यहाँ पे जो आयनिक बॉन्ड रहता है वो आयनिक बॉन्ड पूरा 100% नहीं रहता है। इसमें क्या रहता है, तुम्हारा 90% जो रहेगा वो 90% तुम्हारा जो आयनिक बॉन्ड रहेगा वो किस जैसा बिहेव करेगा, तो कोवैलेंट के जैसा। कैसा बिहेव करेगा, कोवैलेंट कैरेक्टर जैसा यहाँ पे करेगा। फिर से समझो, यहाँ पे देख रहा है जो कोवैलेंट, जितना बात बोल रहे हैं सिर्फ अभी सुनते जाना, एक बार कंक्लूजन जब आएगा तो पूरा अच्छा तरीके से सारा कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी कुछ कुछ जो पॉइंट बता रहे हैं वो सब थोड़ा खाली दिमाग में लोड करते जाना, ठीक है। यहाँ पे देखो जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, हम बोले यहाँ पे क्या चीज, जो उसका कोवैलेंट कैरेक्टर रहता है इसमें क्या रहता है, 100%। मतलब यहाँ पे किसी तरह का और बॉन्ड जैसा हम लोग को फॉर्मेशन दिखाएगा क्या, नहीं। लेकिन वही अगर हम लोग आयनिक बॉन्ड का बात करते हैं तो यहाँ पे 100% तुम्हारा आयनिक का कैरेक्टर नहीं रहता, वो क्या रहता है, किसके जैसा बिहेव करने लगता है, कोवैलेंट कैरेक्टर के जैसा। मतलब एक कोवैलेंट बॉन्ड का जैसा फॉर्मेशन होता है उस टाइप से तुम्हारा क्या हो जाता है, यहाँ पे उसका कैरेक्टर वहां पे शो करने लगता है। अब ये आखिर होता क्या है उसी को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और यहाँ पे देख रहा तुम्हारे जो टॉपिक का यहाँ पे नाम ही तुम्हारा क्या है, कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, की जो तुम्हारा आयनिक कंपाउंड रहेंगे उसमें तुम्हारा कैसा कैरेक्टर शो करेगा, कोवैलेंट के जैसा। समझ में आ रहा है, तो यही टॉपिक को हम लोग समझेंगे यहाँ पे। तो अभी तक जितना यहाँ पे समझाए उतना समझ में आ गया ना, अभी फिर से इसको मिटाएंगे, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब लैंग्वेज में लिखा है, जब पढ़ाएंगे वहां पे तो समझ में तो आ ही जाएगा। तो अभी सिर्फ क्या समझा कि जो कोवैलेंट जो बॉन्ड रहता है वो पूरा 100% तुम्हारा कोवैलेंट जैसा शो करता है कैरेक्टर। लेकिन आयनिक बॉन्ड जैसे हम लोग को बोलना चाहिए था ना उसको भी, कि आयनिक जैसा ही वो शो करेगा हमेशा, लेकिन वैसा नहीं होता, वो कोवैलेंट के जैसा शो करने लगता है। अब देखो यहाँ पे दो चीज तुमने देखा होगा, एक देखा था जेड इफेक्टिव, क्या देखा था, जेड इफेक्टिव का। अब देखो ये जेड इफेक्टिव होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखता है कटायन वाला, क्या चीज देखता है, कटायन का। और उसी तरह से यहाँ पे हम लोग देखेंगे किसका, अनायन का। किसका देखेगा, अनायन का, ठीक है। तो ये है तुम्हारा कटायन, ये है तुम्हारा अनायन, समझते जाना, ठीक है। अब देखो कटायन और अनायन में, अब तुम बताओ इसमें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो एगो ज्यादा ही आया होगा ना। अब आने के बाद उसमें क्या हो गया, आपस में रिपेल हुआ होगा, रिपेल होने की वजह से इसका साइज भी इंक्रीज किया होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन हटने की वजह से इसका क्या होगा, थोड़ा सा श्रिंक हो गया, मतलब क्या हो गया, तो थोड़ा सा छोटा हो गया होगा। अब तुम ये भी बताओ कि तुम इसमें जेड इफेक्टिव के बारे में तुम वहां पे पढ़ा है पीरियोडिसिटी में, तो तुम बताओ कि किसमें जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, अनायन में कि कटायन में, किसमें होगा जेड इफेक्टिव। ये जेड इफेक्टिव क्या होता है, अनायन में बोलता है गधा कहीं का, कटायन में होगा। ये जेड इफेक्टिव क्या बोलता था कि न्यूक्लियस की ओर कितना उसका अट्रैक्शन है, अरे वही नहीं बोलता था कि इलेक्ट्रॉन कितना न्यूक्लियस की ओर ज्यादा अट्रैक्शन है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव। अब इसका देखो तो साइज बढ़ गया तो क्या उतना खिंचाव कर पाएगा क्या, अरे नहीं कर पाएगा। लेकिन इसमें देखो ये बहुत ज्यादा खिंचाव कर पाएगा। यहां तक समझ में आ गया जेड इफेक्टिव का क्या काम हो रहा है, अभी समझाएंगे इसका, लेकिन यहां तक समझ में आ गया ना बात। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से और साइज इंक्रीज होने के बाद, एक तो साइज तो इंक्रीज है, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बढ़ा है। अब यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होते रहता है, क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होता है। और यहाँ पे क्या होता है, किसी तरह से उतना मतलब नहीं है। अब देखो मान के चलो इसमें एक और इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड करना चाहे, क्या करना चाहे, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना चाहे, और इसमें भी अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहे तो बताओ कौन सबसे ज्यादा लेना चाहेगा। अगर मान के चलो इस कटायन में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाहे या तो फिर इसमें अनायन में भी करना चाहे, तो बताओ कटायन लेना अच्छा करे, मतलब कि चाहेगा या फिर ये चाहेगा, अनायन वाला लेना चाहेगा। अरे गधा, इसमें तो जेड इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो ऐड कब होगा, जब उसको खींचने वाला ज्यादा चाहिए। तो इसमें जब जेड इफेक्टिव ज्यादा हो रहा है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जितना रहेगा उसको अपन न्यूक्लियस की तरफ दबा के रखेगा, तो आराम से ना उसको रख लेगा। अरे ये क्या है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ऐड करना चाहेगा तो पहले से अगर पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, एक तो अट्रैक्शन भी नहीं है, अट्रैक्शन है नहीं तो इलेक्ट्रॉन को क्या रखेगा, रखेगा क्या
नहीं रखेगा। और प्लस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो रिपल्सन भी फील करेगा, साइज तो इससे बड़ा है। तो मेन मुद्दा यहाँ पे किसका देखा जा रहा है, जेड इफेक्टिव का, कि अगर जितना खिंचाव रहेगा उतना ही ना वो इलेक्ट्रॉन को रख पाएगा, और इस पर ये नहीं तो रखना क्या चाहेगा, खिंचाव तो होबे नहीं करेगा। तो यहाँ तक हो गई दोनों बात में, क्या यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो धीरे धीरे क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है, अभी देख रहा है इसका जो स्फेरिकल साइज है, कैसा है हम लोग को, अरे इसका जो पूरा देख रहा है स्ट्रक्चर, जैसे ये न्यूक्लियस है, चारों तरफ से उसका जो ऑर्बिट है, अभी यहाँ पे देख रहा है कैसा दिख रहा है तुम्हारा, सर्कल जैसा दिख रहा है, पूरा पूरा दिख रहा है ना तुमको। अब यहाँ पे होता क्या है, अभी तो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या है, सर्कल, लेकिन ये क्या होता है, थोड़ा सा बेंड हो जाता है, क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। ये मतलब क्या होता है, इस तरह से लंबाई के जैसे यहाँ पे डिस्टोर्शन हो जाता है थोड़ा सा, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर तुम्हारा इस तरह से सर्कल है, वो हो कैसे जाता है, इस तरह से हो जाता है, कैसा हो जाता है, इस तरह से। अब इस तरह से कैसे होता है, अभी समझाते हैं फिर से, अभी तक बात समझ में आया नहीं, सब समझते जाना तो उड़ जाएगा सीधा। अब यहाँ पे फिर देखो इसका टेंडेंसी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन को खींचने का टेंडेंसी थोड़ा ज्यादा हो गया, क्यों, क्योंकि इसके पास साइज भी कम है, साइज कम होने की वजह से, और इसके पास जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा लग रहा है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ज्यादा खींचेगा, यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसका साइज, जैसे इलेक्ट्रॉन को उसमें चल जाता है तो इसका साइज बढ़ जाता है, अब बढ़ जाने की वजह से क्या होता है, इसके बीच में जो अट्रैक्शन होता है कम लगता है, मतलब जेड इफेक्टिव क्या है, कम है। अब ये दोनों जब ये देख रहा है पॉजिटिव है और ये क्या नेगेटिव है, अब ये तो जान रहा है कि दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड बना है, आयनिक बॉन्ड बना है, यहाँ तक तो समझ ही रहा था, अट्रैक्शन की वजह से, कि चार्जेस के वजह से उन लोग क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन होने की वजह से उन लोग आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था। अभी होता है क्या है, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन देख रहा है भरा हो रहा है, अब होता क्या है, इसका जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो इसका रहता है ना, इसका इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है, अट्रैक्ट करना ज्यादा चाहता है, कैसे करना चाहता है, ज्यादा अट्रैक्शन होता है यहाँ पे, तो इसका जो इस साइज में जो देख रहा है सर्कल सर्कल जैसा, यानी क्या होता है, इसके तरफ ज्यादा अट्रैक्ट, देखो खींचना तो ये भी चाहेगा, इसका वाला ये भी खींचना चाहेगा, लेकिन इसके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना है ही नहीं कि इसका वाला इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ही खींच सके, क्या खींच पाएगा, क्या नहीं खींच पाएगा। लेकिन इसका जो न्यूक्लियस है, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, अपने और ज्यादा खींच के रखेगा, क्यों खींचेगा, क्योंकि उसके पास जेड इफेक्टिव ज्यादा है। तो होता क्या है, अपने और जब खींचता है तो ये क्या होता है, ये जो सर्कल है, सर्कल क्या होगा, इसका वाला इधर आना शुरू हो जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आएगा, तो आने की वजह से तुम्हारा क्या होता है, जैसे यहाँ पे सर्कल सर्कल देख रहा था इस तरह से, तो अभी सर्कल ना हो करके अभी तुम्हारा कैसा हो जाएगा, तो इस तरह से। अब तुम बोलेगा इसी तरह से कहा होगा, अरे इधर वाला जो जितना इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था वो सारा इधर खींच के रखेगा अपने तरफ, जैसे देख रहा है इधर जो जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसको अगर मान के चलो गोल है, उसको अगर इस तरह से खींचेगा तो तुम्हारा इसी तरह हो जाएगा। तो इसी चलते इसके जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो घसक के किधर आ जाता है, इसकी तरफ, तो उसका साइज कैसा हो जाता है, इस तरह से। जैसे अगर अभी पॉजिटिव नेगेटिव दिखाएगा इस तरह से, जैसे ये न्यूक्लियस है, तभी देख रहा था सर्कल कहाँ था, और हो गया कैसा स्ट्रक्चर, इस तरह से हो गया, समझ में आ गया, समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो इस तरह से हो जाता है। अब इसका अट्रैक्शन होता है, ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, जैसे मान के चलो यहाँ पे जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, मान के चलो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके न्यूक्लियस की तरफ भी अट्रैक्शन हो रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इसके तरफ भी तुम्हारा अट्रैक्शन हो रहा है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या इसमें एक तरफ से नहीं बोल रहा है कि यहाँ पे साझेदारी टाइप से हो रहा है, कि इधर भी हो रहा है और इधर भी हो रहा है। देखो बॉन्ड नहीं बना रहा है, अट्रैक्शन को देखो यहाँ पे, वो तो डायरेक्टली वहां पे शेयर करता था, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड में तो अलग ही दुनिया था। इसमें समझने की कोशिश करो कि इसका अलग है, इसका अलग है टर्म, समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अट्रैक्शन होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन का, जैसे अभी तुम लोग को बताया था ना, सबसे पहले ही बताया कि जो तुम्हारा पॉजिटिव वाला जो इसका इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये तो सिर्फ इसी का है, क्या उसका हकदार में जा रहा था का नहीं। और जब हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड को पढ़ रहे थे तो वहाँ पे क्या था कि शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते थे वहाँ पे, कि दोनों तरफ से क्या होता था, इलेक्ट्रॉन को शेयर करते थे, और वहाँ पे देखते थे अट्रैक्शन वगैरह दोनों तरफ काम करता था, कि इसमें भी अट्रैक्ट करता था और उसमें भी करता था। अरे देखा था ना इस तरह से कि ए और बी है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन भरता था, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके न्यूक्लियस से भी अट्रैक्ट है और इससे भी है। लेकिन वही जब हम लोग आयनिक बॉन्ड बनाते थे, किसी तरह से दोनों में अट्रैक्शन होता था क्या, नहीं, उसका तो इसिम होता था, लेकिन उसमें होता था, लेकिन उसके बारे में तो पढ़े नहीं थे। अरे पढ़े नहीं थे, तो अब उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि उसमें क्या होता है कि 100% जैसे हम लोग सोच रहे थे कि इसका जो अट्रैक्शन था वो सिर्फ इसिम होगा और इसका वाला इसिम होगा, हम लोग वैसा सोचा करते थे, लेकिन क्या वैसा होता है क्या, नहीं। तो हम लोग बोलते थे जैसे कोवैलेंट वाला में 100% कोवैलेंट रहता है, इसमें किसी तरह का आयनिक स्तर देखा जाता है क्या, नहीं। लेकिन इसमें क्या है कि हम लोग जान रहे थे कि 100% तुम्हारा क्या है, आयनिक है, क्या चीज है, आयनिक। लेकिन ऐसा बात है क्या, नहीं। इसमें क्या हो जाता है तुम्हारा 90% क्या हो जाता है कोवैलेंट, और 10% क्या होता है तुम्हारा आयनिक होता है। कैसा होता है, आयनिक। जितना आयनिक होना चाहिए था कि उसको सेपरेट हो जाना चाहिए था,
कि उसका वाला इसमें कोई लेन देन नहीं, भले अट्रैक्शन हो रहा है वो चार्जेस की वजह से हो रहा था वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखा जा रहा है कि बोला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर खसक जा रहा है और वो इलेक्ट्रॉन का जो खिंचाव हो रहा है इधर भी हो रहा है और इधर भी हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं कैरेक्टर किसके जैसा शो करने रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड जैसा। तो इसी चलते यहाँ पे बोला गया कि जो तुम्हारा आयनिक कंपाउंड होगा उसमें कैसा कैरेक्टर देखने को मिलता है, कोवैलेंट कैरेक्टर। बाकी इसके बारे में क्या यहाँ तक समझ में आ गया ना, मतलब यहाँ पे कैसे क्या हो रहा है वो समझ में आ रहा है ना पूरा से। बाकी अभी जैसे जैसे लाइन बाय लाइन करेंगे वैसे फिर एक्सप्लेनेशन करते जाएंगे ताकि और बेटर तरीके से समझ में आवे। समझ में आया। फिर यहीं से हम लोग एक रूल आता है फजांस रूल। क्या आता है, फजांस रूल। जैसे यहाँ पे अट्रैक्शन वगैरह जो हो रहा है ना, जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं क्या चीज, अभी देखा आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन वहां पे आ कौन गया, कोवैलेंट कैरेक्टर। क्या चाह गया, कोवैलेंट कैरेक्टर। तो अब यहाँ पे जो हम लोग को क्वेश्चन आता है, चाहे तो कोई भी कंपटीशन का एग्जाम लिखो कुछ भी, वहां पे एक क्वेश्चन रहता ही है किससे, फजांस रूल से। किससे रहता है, फजांस रूल से, जिसमें से तुम्हारा क्या आता है, कोवैलेंट कैरेक्टर। कैसा पूछता है हम लोग को, कोवैलेंट कैरेक्टर। अब ये कोवैलेंट कैरेक्टर तो देखना पड़ेगा जिसमें बहुत तरह से होगा, क्योंकि एलिमेंट तो बहुत तरह से है, किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा। अरे देखेगा ना, मान के चलो 3-4 गो एलिमेंट का दे दिए यहाँ पे कंपाउंड का नाम, तो जैसे यहाँ पे देख रहा है अट्रैक्शन वाला जो कोवैलेंट वाला कैरेक्टर जो शो कर रहा है, हो सकता है किसमें कम ही करता होगा किसमें ज्यादा होता होगा। तो इस तरह से तो वहाँ पे रिलेशन हम लोग पढ़ते हैं, वहां से क्वेश्चन हम लोग को ऑब्जेक्टिव वगैरह सब बनता है कि कोवैलेंट कैरेक्टर किसमें कम है किसमें ज्यादा है, ये सब फाइंड आउट करते हैं। तो आखिर ये सब जो कैरेक्टर जो शो करता है ना, इस सबको जो एक्सप्लेन किया, वो एक्सप्लेन किया एक साइंटिस्ट जिसको क्या बोलते हैं, फजांस रूल। एक रूल दिया है, वो क्या बोलते हैं हम लोग, फजान रूल। ठीक है, तो इसके बारे में फिर हम लोग देखेंगे, तो वहां पे देखेंगे कि ये जो कैरेक्टर कोवैलेंट कैरेक्टर है वो किस पे डिपेंड करता है। अब किस पे डिपेंड करता है तो उसके बारे में फिर से विस्तार से पढ़ेंगे। तो वो जो टॉपिक पढ़ेंगे वो तुम्हारा मेन रहेगा। तो वो स्टार्ट कहाँ से हुआ, यहाँ से, कि आयनिक कंपाउंड में कैसे हम लोग को कोवैलेंट कैरेक्टर शो करता है। बात समझ में आ गया। अरे फील हो रहा है ना, इसका टॉपिक में समझ में आ रहा है ना। चलो तो इसको मिटा देते हैं, बाकी हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे पढ़ाते जाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, वीडियो तो रहेगा ही, कभी अगर दिक्कत होगा तो समझ लेना फिर से यहाँ से। हालांकि अभी तो चलते रहेगा तो भुलाएगा नहीं, लेकिन मान के चलो कभी भुला गया क्या होता था, फजांस रूल कहाँ से उसका हुआ, तो वो सब अगर देखेगा तो फिर से वीडियो देखना, फिर से समझ में आ जाएगा तुम लोग को। ठीक है, देखो अब यहाँ पे एक एक लाइन यहाँ पे समझते जाना। ठीक है, कैसे क्या प्रोसेस हुआ है वो सारा कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। पहले देखो, व्हेन अ कैटायन एंड एन अनायन अप्रोच ईच अदर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। ये तो पहले से जानता था कि जब आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो जो कैटायन और अनायन होता है वो एक दूसरे को क्या करता है, अप्रोच करता है। क्या करता है, अप्रोच करने का मतलब दोनों के बीच में अट्रैक्शन जो होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, अप्रोच करता है। उसको वो चाहता है, वो उसको चाहता है। ठीक है, आगे देखो पॉइंट लिखा गया है, द न्यूक्लियस ऑफ वन अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अदर। क्या करता है, जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, हम लोग को दूसरे वाला जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है उसको क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है। अरे वो जान रहा था ना, जैसे यहीं पे देखो इसका जो न्यूक्लियस है, इसका इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, ये क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन संग्रह मतलब भरा रहता है ना, इलेक्ट्रॉन भरा रहता है, इसी चलते उसको क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन क्लॉड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन क्लॉड। तो क्या करता है, एक न्यूक्लियस दूसरे एटम का जो इलेक्ट्रॉन क्लॉड होता है उसको क्या करता है, अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। तो वही चीज लिखा गया यहाँ पे, द न्यूक्लियस ऑफ वन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लॉड ऑफ अदर। समझ में आ गया था, अरे समझ में आया नहीं ला। फिर आगे चलो, देयर न्यूक्लियाई रिपेल ईच अदर। और उसका जो न्यूक्लियाई, इसका जो न्यूक्लियस होगा और इसका जो न्यूक्लियस होगा, दोनों आपस में क्या करते थे, रिपेल करते थे। फिर देयर इलेक्ट्रॉन्स क्लॉड्स रिपेल ईच अदर। और उसका इलेक्ट्रॉन का जो क्लॉड था, इसका और इसका, दोनों भी आपस में क्या करते थे, रिपेल करते थे। ये सब समझ आया था। तो ये था तुम्हारा क्या चाहिए, आयनिक वाला भी पढ़े थे कि आयनिक बॉन्ड जब बनाता है तो ये सब कैरेक्टर वहां पे शो करता है, या फिर इस तरह का वहां पे फेनोमेना देखने को मिलता है। आगे देखो, ये जो यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है वो रिपल्सन क्या है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है। ठीक है, अब यहाँ पे कैटायन है और ये क्या है, अनायन। और यहाँ पे देख रहा है ये जो है, ये भी क्या है, इंटरन्यूक्लियर रिपल्सन है। अरे वही चीज बता रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक का बारे में हो रहा है। किसके बारे में हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक का। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। और यहाँ पे देख रहे हैं न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में हो रहा है, इसी चलते यहाँ पे क्या बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर रिपल्सन। तो ये सब पहले भी हम लोग चर्चा कर दिया। तो यहाँ तक कोई वैसा चीज मिला नहीं। यहाँ पे क्या चीज बता, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा आयनिक बॉन्ड वाला को खाली एक्सप्लेन किया था कि ये सब वहां पे कहानी होता है। आगे चलो, हेयर the effect of cation on the electron cloud of anion predominant over the effect of anion
ऑन द इलेक्ट्रॉन क्लॉड ऑफ कटायन ड्यू टू इट्स अ स्मॉलर साइज एंड ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब यहाँ पे देखो होता है क्या है, अभी तुम देख रहा था कि इसका वाला जो न्यूक्लियस होता है वो इसका इलेक्ट्रॉन को खींचता है, अरे देख रहा था ना, अटैक करता है। और फिर तुम देखा था कि इसका जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो इसका क्या करता था, न्यूक्लियस से अटैक करता था। तो अब जो देखो इसका कटायन और अनायन का न्यूक्लियस कौन सबसे ज्यादा खींच पाता है, कटायन वाला, अरे कटायन वाला ना अटैक कर रहा था। अगर ये क्यों करता है तो इसका साइज भी क्या होता है, छोटा होता है, और साइज छोटा होने के बावजूद भी तुम्हारा क्या होता है, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा रहता है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से ही इसमें क्या होता है, जो अट्रैक्शन इसका हो रहा था उससे क्या होता है, डोमिनेट कर जाता है, मतलब उससे क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है उसका, समझ में आ गया। तो इसके तुलना में कौन ज़्यादा हो जाता है, इसका वाला। तो कौन ज़्यादा खींच पाता है, कटायन वाला। तो यही चीज़ यहाँ से लेकर के कहाँ तक गया है, यहाँ तक समझाया गया। ठीक है, आगे देखो। As a result, the symmetrical shape of the electron cloud of anion gets distorted and elongated towards the cation। अब यहाँ पे देख रहा है सिमेट्रिकल शेप कहने का मतलब, पहले तुम्हारा क्या था, ये भी सर्कल, तो ये भी कैसा था, सर्कल टाइप से था। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जब अट्रैक्शन वगैरह हो जाता है तो क्या होता है, अपना सिमेट्रिक वाला छोड़ करके और किधर आ जाता है, वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा देखा होगा, डिस्टॉर्टेड और क्या चीज, एलोंगेटेड। एलोंगेटेड का मतलब होता है क्या चीज, लंबा हो जाना, क्या हो जाता है, लंबा। और ये क्या होता है, डिस्टॉर्टेड मतलब इसका जो आकार है उसका चेंज होने लगता है, और चेंज हो जाता है तो कैसा शेप में आ जाता है, इस तरह से हो जाता है। देख रहा था उसी समय। तो ये क्या होता है कि इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देख रहा है ना, सिमेट्रिकल, कहाँ से पढ़ रहे थे, यहाँ से। एज अ रिजल्ट द सिमेट्रिकल शेप ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अनायन गेट्स डिस्टॉर्टेड एंड इलोंगेटेड टुवर्ड्स किसके तरफ, कटायन के तरफ। तो उसके तरफ कैसे हम लोग को आ जाता है, तो वो तो रीजन तुम यहाँ से देखा था, क्या हो रहा था उसमें, अट्रैक्शन जो हो रहा था जेड इफेक्टिव होने ज्यादा होने की वजह से, तो अट्रैक्शन कटायन का ज्यादा हो रहा था, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड था वो अपने तरफ खींच रहा था। अब खींचने की वजह से क्या होता है, इसका जो सिमेट्रिक जो शेप था वो क्या हो जाता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है। क्या हो जाता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है, और किधर हो जाता है, इसके तरफ एलोंगेटेड हो जाता है, मतलब उसके तरफ आ जाता है। ठीक है, क्या यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखो, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड डिस्टोर्शन। उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टोर्शन। अरे ये वाला जो इधर आ जाना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टोर्शन। और डिफॉर्मेशन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ आयन, और ये जो हम लोग को होता है वो किसका फॉर्मेशन करता है, हम लोग को पोलराइजेशन ऑफ आयंस का। कैसा हम लोग करता है, पोलराइजेशन ऑफ आयंस का। अब ये पोलराइजेशन ऑफ आयन कहने का मतलब क्या हो गया, जो तुम लोग पढ़ा था क्या चीज, पॉजिटिव और नेगेटिव। अरे ये चीज बात समझा था ना, तो ये चीज का ये क्या करता है, फॉर्मेशन करने लगता है। अरे थोड़ा देखने लगा ना, मान के चलो ये इधर आ गया तो उधर क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इस तरह का काम करने लगेगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना यहाँ पे। चलो, तो हम लोग जो बात कर रहे थे उसमें कि कोई भी जो आयनिक हम लोग को बॉन्ड रहता है वो हम लोग को क्या रहता है, 100% आयनिक नहीं रहता है। जिसमें से हम लोग देखे थे 90% वो क्या रहता है, आयनिक रहता है, मतलब कि कोवैलेंट रहता है, और 10% तुम्हारा क्या रहता है, आयनिक रहता है। जिसमें से हम लोग बहुत सारे देखे थे, जैसे कि कटायन और अनायन, कि कटायन का जो न्यूक्लियस होता है वो इलेक्ट्रॉन जो अनायन का रहता है उसका अटैक करता है, फिर इसका वाला भी जो इलेक्ट्रॉन रहता है इसका न्यूक्लियस अटैक करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन अटैक कर पाता है, कटायन वाला। अब उसके पीछे रीजन क्या था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये सब तो हम लोग पहले से एक्सप्लेन कर चुके थे। अभी सिर्फ उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, तो उसका थ्योरी टाइप से लिखा हुआ है लैंग्वेज में, तो उसी को सिर्फ हम लोग पढ़ के यहाँ पे समझेंगे। देखो यहाँ पर भी क्या होता है, सबसे पहले तो देख रहे हैं यहाँ पे फ्री में है, अरे फ्रीली में है ना, जैसे कि यहाँ पे पूरा पूरी तुम्हारा क्या है, कटायन, और यहाँ क्या है तुम्हारा अनायन। तो अभी हम लोग को लगता था कि इसका जो हम लोग को इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे होगा वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन किसके थ्रू होगा, इसका न्यूक्लियस में, और इसका जो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे डेंसिटी होगा वो किसके थ्रू वहाँ पे अट्रैक्शन होगा, तो इसका न्यूक्लियस से। इतना ही हम लोग सिर्फ जानते थे। लेकिन हम लोग देखे कि जो यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है वो अटैक किसके थ्रू होता है, इसका न्यूक्लियस में भी होता है, और इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है वो इसका न्यूक्लियस में भी अट्रैक्शन होता है। तो होता क्या है कि कौन सबसे ज़्यादा खींच पाएगा, तो खींचने का जब बात आता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका ज़्यादा रहता है, क्योंकि साइज भी हम लोग को क्या रहता है, कम रहता है, और इसका साइज बढ़ने से हम लोग को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इसका खींचने का टेंडेंसी क्या होता है, कम होता है। तो इसका वाला जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है अपना न्यूक्लियस की तरफ थोड़ा कम खींच पाएगा, लेकिन इसका जो न्यूक्लियस होगा इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, अपने और ज़्यादा खींचेगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स को देख सकता है कि यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा खींचा है अनायन अपनी तरफ,
लेकिन यहाँ पे देख रहा है अनायन वाला क्या कर दिया, अपने तरफ ज़्यादा खींच दिया। तो ये होता है पोलराइज्ड आयंस के, यहाँ पे क्या हो जाता है, आयंस का हम लोग को डेवलपमेंट होता है। फिर आगे देखो फॉर्मेशन ऑफ पोलराइज्ड कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे जो हम लोग को कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन होने के बाद जुड़ेगा नहीं, तो मान के चलो ये बॉन्डिंग बनाया, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली बता दिया कि इसके पास पार्शियली पॉजिटिव होता है, इसके पास पार्शियली नेगेटिव होता है। बाकी ये पूरी एक मॉलिक्यूल बना करके दिखा दिया कि ये हम लोग को क्या हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। समझ में आ गया ना। तो इसी चीज को सिर्फ लैंग्वेज में लिखा गया, बाकी कुछ है नहीं। इन द पोलराइजेशन प्रोसेस, समझ गए, पोलराइजेशन प्रोसेस कहने का मतलब वो जो अट्रैक्शन वगैरह जो हो रहा था उसी को हम लोग बोल रहे थे। आगे देखो, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अनायन आर विड्रॉन बाय द कटायन टुवर्ड्स इटसेल्फ। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा जो वर्ड जो यूज किया गया है विड्रॉ, क्या चीज यूज किया गया, विड्रॉ। विड्रॉ कहने का मतलब होता है खींचना, क्या होता है, खींचना। तो यहां पे बोल रहा है कि द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अनायन, कि जो अनायन का इलेक्ट्रॉन्स होता है, आर विड्रॉन बाय द कटायन, किसके द्वारा खींचा जाता है, तो कटायन के द्वारा, किसके ओर, तो टुवर्ड्स इटसेल्फ, मतलब कटायन की तरफ खींचा जाता है। ठीक है, आगे दिख रहा है, कंसिक्वेंटली द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कटायन एंड नेगेटिव चार्ज ऑन अनायन आर रिड्यूस्ड एंड देयर अकर्स अ सॉर्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस द आयनिक बॉन्ड एग्जिस्टिंग बिटवीन कटायन एंड अनायन डेवलप्स पार्शियल कोवैलेंट कैरेक्टर। तो वही चीज बोल रहा है, जो कटायन रहता है मतलब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, अब दोनों को देख रहा है यहाँ पे जो अट्रैक्शन हो रहा था, अब अट्रैक्शन जो हो रहा था इसमें जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होने लगता है, कम होने लगता है धीरे धीरे, और कम होने लगता है, वो दोनों आपस में क्या होने लगते हैं, तो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करने लगता है। मतलब उसके जैसा कोवैलेंट के कैरेक्टर वो लोग क्या करने लगता है, शो करने लगता है। कि ये सब तो हम लोग पहले से बता चुके थे, अरे कोई दिक्कत नहीं आता। आगे देखो, द एबिलिटी ऑफ अ कटायन टू पोलराइज अ नियर बाय अनायन इज कॉल्ड इट्स पोलराइजिंग पावर। अब यहाँ पे देखो थोड़ा थोड़ा खाली दो चीज यहाँ पे यूज होगा, एक यूज होता है पोलराइजिंग पावर और एक हम लोग यूज होगा क्या चीज, पोलराइजेबिलिटी। क्या चीज हम लोग होता है, पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, अब एक होता है पोलराइजिंग पावर, एक होता है पोलराइजेबिलिटी। आखिर ये दोनों है क्या, तो यहाँ पे देख रहा है ये क्या है, एबिलिटी है, किसका, कटायन का। तो क्या करने का, तो पोलराइज होने का, तो किसके ओर, अनायन के ओर, किसके ओर, अनायन का। तो यहाँ पे वही चीज बोल रहा है, द एबिलिटी ऑफ कटायन टू पोलराइज अ नियर बाय अनायन इज कॉल्ड इट्स पोलराइजिंग पावर। तो जो कटायन होता है उसका एबिलिटी कि उसको क्या करता है, पोलराइज करने का, किसको, नेगेटिव का। मतलब यहाँ पे देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसको जो अपनी तरफ मतलब इसको क्या कर रहा है, पोलराइज करने का जो टेंडेंसी होता है किसका, कटायन का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर। क्या बोलते हैं उसको, पोलराइजिंग पावर। और यहां पे देख रहे हैं, द टेंडेंसी ऑफ एन अनायन टू गेट पोलराइज्ड बाय अ कटायन इज कॉल्ड इट्स पोलराइजेबिलिटी। बतिया दोनों एक ही चीज है, जैसे ई क्या कर रहा है, पोलराइज कर रहा है अनायन का, तो इसका जो एबिलिटी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर। क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर। और ई जो हम लोग को क्या हो रहा है, पोलराइज हो रहा है, किसके द्वारा, इसके द्वारा, था इसका पोलराइजिंग होना, वो क्या कहलाता है हम लोग को, पोलराइजेबिलिटी। ये क्या कर रहा है, इसको पोलराइज कर रहा है, तो इसको बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। और ये खुद में क्या हो रहा है, पोलराइजिंग हो रहा है, किसके थ्रू, कटायन के थ्रू। तो इसका जो पावर होता है, टेंडेंसी जो होता है पोलराइज होने का, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेबिलिटी। क्या तुम्हें समझ में आ गया। ई इसको पोलराइज करेगा तो इसका पावर को बोलेंगे पोलराइजिंग पावर, और ई जो खुद में हो जाता है इसके थ्रू क्या चाहिए, पोलराइज, तो इसका जो टेंडेंसी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेबिलिटी। यहां तक समझ में आ गया ना। तो वही चीज सिर्फ वहां पे बताया गया। आगे देखो, ग्रेटर द पोलराइजिंग पावर, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर यदि हम लोग को पोलराइजिंग पावर जो होता है कटायन का वो अगर ग्रेटर रहेगा तब क्या होता है, एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायन, और अगर पोलराइजेबिलिटी हम लोग को अनायन ज्यादा रहेगा तब क्या होगा हम लोग को, तो ग्रेटर विल बी द कोवैलेंट कैरेक्टर इन द आयनिक कंपाउंड। बोल रहा है कि उसका पोलराइज होने का टेंडेंसी ये क्या होगा, इसके तरफ खिंचाव हो जाने की टेंडेंसी या फिर इसको खींचने की टेंडेंसी। अगर यहाँ पे ज्यादा हम लोग को हो जाएगा तो यहाँ पे क्या है, वो खींचने और इस सब का बात नहीं करेगा, डायरेक्टली वहां पे समझ गया कि पोलराइजिंग पावर क्या होता है, पोलराइजेबिलिटी आखिर क्या होता है, तो डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर दिया कि अगर पोलराइजिंग पावर कटायन का ज्यादा होगा और अगर पोलराइजेबिलिटी हम लोग का अनायन का ज्यादा होगा तब हम लोग को क्या होगा, उन लोग के बीच में जो कोवैलेंट कैरेक्टर होगा वो भी क्या होगा, हम लोग को ज्यादा होगा। क्या यहाँ तक समझ में आ गया। अरे जितना ज्यादा ये इधर अट्रैक्ट होगा, जितना ये इसको खींच पाएगा तो उतना ही हम लोग को कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा दिखने को मिलेगा। तो वही चीज सिर्फ वहां पे हम लोग को बता रहा है। आगे है क्या चीज, किधर तक गए थे हम लोग, यहाँ तक।
factors affecting the magnitude of polarizing power of cation and polarizability of anion have been explained by फजान रूल। अब यहाँ पे देखो जो पोलराइज ये सब जो हो रहा था एक दूसरे में, जैसे कि यहाँ पे देख रहा था पोलराइजिंग पावर हो गया, फिर पोलराइजिबिलिटी हो गया, तो उसका जो मैग्नीट्यूड जो वहाँ पे इफेक्ट करता है, कौन कौन फैक्टर पे उन लोग मैग्नीट्यूड में वहाँ पे डिपेंड करता है या फिर इफेक्ट करता है, तो उसको कौन बताया था तुम्हारा फजान्स रूल। अरे जैसे कि यहाँ पे देखो ये इसके तरफ अटैक हो रहा था, ये इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है, तो इसका जो टेंडेंसी होता है कुछ तो इसमें फैक्टर तो डिपेंड करता होगा ना, आखिर कब क्या होगा। जैसे मान के चलो अभी रीजन देखेंगे कि अगर 2 पॉजिटिव रहेगा या फिर 1 पॉजिटिव रहेगा, कौन ज्यादा पोलराइजिंग हो पाएगा, ये सब देखेगा ना यहाँ पे। तो इसका हम लोग को कौन बताया था, एक्सप्लेनेशन जो दिया था वो एक्सप्लेनेशन कौन दिया था, फजान्स रूल। मतलब कि तुम लोग सिर्फ इतना याद रखना कि जो हम लोग को आयनिक जो बॉन्ड होता है उसमें जो कोवैलेंट कैरेक्टर के बारे में जो एक्सप्लेन किया था वो कौन किया था, फजान रूल। अब कैसे किया था, क्या क्या हम लोग को देखना पड़ेगा उसमें फैक्टर्स को, तो उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं पूरा पॉइंट को कि फजान्स रूल क्या क्या बताया था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। बाकी जो हम लोग यहाँ पे समझा था कि कैसे आखिर हम लोग को कोई भी आयनिक बॉन्ड कैसे कोवैलेंट कैरेक्टर को शो करता है, तो उसी के बारे में सिर्फ हम लोग को क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। बाकी यहाँ पे 2 चीज टर्म यूज हुआ, एक पोलराइजिंग पावर, एक क्या चीज, पोलराइजिबिलिटी। तो पोलराइजिंग पावर क्या है कि इसको जो पोलराइज करने का जो इसका पावर होता है, टेंडेंसी जो होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर। और ये जो पोलराइज हो जाता है कटायन की तरफ, तो इसका पोलराइज हो जाना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजिबिलिटी। समझ में आ गया ना, बतिया वही हो रहा है, खिंचावे हो रहा है, लेकिन इसके अनुसार अगर देखेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर, और इसके अनुसार देखेंगे तो पोलराइजिबिलिटी होता है। समझ में आ गया ना, तो ये था यहाँ पे। बाकी हम लोग चलते हैं फजान्स रूल को समझते हैं। देखो अब हम लोग देखने जा रहे हैं फजान्स रूल को। ठीक है, पता भी है तुम लोग को फजान्स रूल क्यों आया था। फजान्स रूल इसीलिए आया था क्योंकि हम लोग जान रहे थे कि कोई भी आयनिक कंपाउंड हम लोग को 100% आयनिक कंपाउंड नहीं होता है। वहाँ पे देखा गया था कि हम लोग को 90% कैसा कैरेक्टर देखने को मिलता है, कोवैलेंट कैरेक्टर। तो ये जो कोवैलेंट कैरेक्टर जो शो करता है वो किस किस बातों पे डिपेंड करता है, वही सब चीज़ के बारे में जो एक्सप्लेन किया था वो कौन किया था, फजान्स रूल ने। ठीक है, तो आखिर ये क्या है फजान्स रूल, उसी को हम लोग देखेंगे। तो इसका जो हम लोग को पूरा नाम था वो हम लोग को क्या था, काश्मीर फजान था। क्या था हम लोग को, काश्मीर फजान था। ठीक है, तो ये नाम है इसका, ऐसा नहीं कि बोला काश्मीर है, समझ में आ गया ना। तो इसका नाम ही है पूरा कि काश्मीर फजान। ठीक है, अरे दोनों ब्लैक के ब्लैक उठा लिए। देखो तो ये था इसका नाम। वो क्या किया था, डेवलप अ रूल दैट समराइज्ड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन एंड पोलराइजिबिलिटी ऑफ अनायन नोन एज फजान्स रूल। ये फजान्स रूल क्या था, तो एक हम लोग को क्या किया था, रूल हम लोग को डेवलप किया था जो कि हम लोग को बताया था किसके बारे में, तो हम लोग को बताया था जो पोलराइजिंग पावर और जो मतलब कि पोलराइजिबिलिटी जो हम लोग देख रहा था अनायन का, तो उसका जो हम लोग को किन किन फैक्टर पे वो डिपेंड करता है, तो उसके बारे में कौन बताया था, फजान्स रूल। तो यही रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, फजान्स रूल बोलते हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं आता। तो ये वही चीज लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखो किधर गया, दैट समराइज्ड दैट फैक्टर्स अफेक्टिंग द पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन एंड पोलराइजिबिलिटी ऑफ अनायन नोन एज फजान्स रूल। तो उसका हम लोग को क्या बोल रहा था कि पोलराइजिबिलिटी जो होता था और पोलराइजिंग पावर जो था कटायन का, उसका हम लोग को जो एक्सप्लेन किया था वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो उसके बारे में जो बताया था वही रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, फजान्स रूल। अब जो फजान्स रूल दिया था वो फर्स्ट में किसके बारे में बताया है, साइज ऑफ कटायन के बारे में। जैसे अभी हम तुम लोग को बताया ना कि जो हम लोग को कटायन है और इधर क्या था, अनायन, तो ये जो कितना इसको अट्रैक्ट कर रहा था और ये कितना उधर अट्रैक्ट हो जा रहा था, तो इसका किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो उसी को बता रहा था कौन, फजान्स रूल। तो फजान्स रूल में यहाँ पे देखें कि क्या क्या फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट में आया क्या चीज, साइज ऑफ कटायन, कि जब साइज रहेगा कटायन का छोटा होगा तब क्या होगा, बड़ा होगा तब क्या होगा, तो किस बातों पे यहाँ पे डिपेंड करेगा उसके बारे में देख रहे हैं। तो क्या बोल रहा है, अ स्मॉलर कटायन हैज मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या चीज बोल रहा है कि जो अगर कटायन का जो साइज रहेगा वो अगर हम लोग को कम रहेगा तो उसके पास क्या रहता है, मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रहता है। ये तो हम लोग पहले से ही जान रहे थे, अरे जान रहा था ना कि जितना छोटा हम लोग को साइज रहेगा उतना ज्यादा उसका क्या रहेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रहेगा। तो यहाँ पे आगे बोल रहा है हेंस ग्रेटर पोलराइजिंग पावर देन अ लार्जर कटायन, तो उसके पास क्या रहता है, पोलराइजिंग पावर भी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। अरे समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। जैसे अभी बोले तुम लोग को जो यहाँ पे बात कर रहे थे पोलराइजिंग पावर, क्या बात कर रहे थे, पोलराइजिंग पावर, और ये क्या हो रहा था, अनायन को अपनी तरफ खींचने की इसका पावर था,
अरे इसका टेंडेंसी था। तो ये हम लोग को किस पे डिपेंड करेगा, तो हम लोग जानते हैं कि जितना हम लोग को छोटा साइज रहेगा, जितना मान के चलो ये दोनों की बात करेंगे, बताओ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसके पास ज्यादा होगा, छोटा वाला पास। समझ में आ गया। तो इसी चलते यहाँ पे बोल रहा है कि जितना छोटा कटायन रहेगा उसके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा रहता है, तो वो हम लोग को क्या करता है, अनायन को पोलराइज ज्यादा कर पाता है। ठीक है, तो इसी चलते उसका हम लोग को यहाँ पे बोल रहा है कि उसके पास पोलराइजिंग पावर भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, किसके तुलना में, जो लार्जर कटायन रहेगा उसके तुलना में। यहां तक समझ में आ गया ना। आगे देखो, दस द कोवैलेंट कैरेक्टर इन द कंपाउंड डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ द साइज ऑफ कटायन। तो हम लोग यहाँ पे समझ गए यहाँ पे। तो इसी प्रकार की जो कोवैलेंट जो कैरेक्टर होगा वो हम लोग को क्या होता है, कोई भी कंपाउंड का हम लोग को डिक्रीज होने लगता है जब हम लोग इंक्रीज करते हैं उसका साइज में। समझ में आ गया यहाँ पे। तो जैसे हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं ना, ये पी मतलब क्या होता है, पोलराइजिंग पावर। क्या चाहिए, पोलराइजिंग पावर। तो इसको बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम लोग को हो जाएगा क्या चाहिए, साइज ऑफ कटायन का। अरे यही नहीं बोलेगा हम लोग को। तो ये हम लोग को एक लाइन में समझ सकते हैं कि जो पोलराइजिंग पावर होगा वो हम लोग को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ कटायन का, कि जितना बड़ा साइज रहेगा उसका पोलराइजिंग पावर उतना ही घट जाएगा। ये समझ रहा है रिलेशन। तो वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे देखो हम लोग कुछ कुछ कंपाउंड का नाम, जो कंपाउंड क्या है तुम्हारा, लिथियम फ्लोराइड है, फिर यहाँ पे सोडियम फ्लोराइड है, पोटेशियम फ्लोराइड है, इसी तरह से देख रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो किसका सबसे ज्यादा, किसमें हम लोग यहाँ पे बात किसका कर रहे हैं, कोवैलेंट कैरेक्टर का। किसका बात करेंगे, कोवैलेंट कैरेक्टर का, कि किसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा देखने को मिलेगा। तो कैसे डिसाइड करेगा, सो देखो सबसे पहले कटायन और अनायन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख रहा है अनायन की बात करेगा तो सब में देख रहा है फ्लोरीन फ्लोरीन दिख रहा है। अरे दिख रहा है, मतलब F माइनस F माइनस F माइनस F माइनस दिखेगा, मतलब सभी तो इसमें सेम ही है कि ना। तो इससे हम लोग तो डिसाइड भी नहीं कर सकते हैं। आगे देखो यहाँ पे साइज ऑफ कटायन, किसका बात कर रहे हैं, साइज ऑफ कटायन। तो यहाँ पे देख रहे हैं लिथियम प्लस है, इसके पास सोडियम प्लस है, पोटेशियम प्लस है, रुबिडियम प्लस है, सीजियम प्लस है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि साइज इसका किसका सबसे कम होगा और किसका ज्यादा होगा। तुम लोग बता सकता है, बताओ। अरे साइज ऑफ कटायन, यहाँ पे कटायन लिखा है ना, यहाँ पे जैसे बोल रहा है कि फ्लोरीन है, यहाँ पे अनायन, तो सबका साइज तो से नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखो साइज ऑफ कटायन, अब यह बताओ कि कटायन तो यहाँ पे देख रहा है अलग अलग है ना तुम्हारा, सभी के पास चार्ज तो सेम है, लेकिन यहाँ पे देख रहा है एलिमेंट तो तुम्हारा अलग अलग है। अब बताओ साइज किधर से हम लोग लेंगे, किसका सबसे बड़ा साइज होगा, लिथियम का बड़ा होगा। अरे गधा उल्टन हो जाएगा, इधर से हम लोग को साइज हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को क्या है ऊपर से नीचे आ रहा है, और हम लोग जानते हैं ऊपर से नीचे आता है तो सेल बढ़ता है, सेल बढ़ता है तो उसका साइज भी बढ़ता है। तो ये इसी तरह से ऑर्डर होगा हम लोग को। अब आगे देखो रिलेटिव पोलराइजिंग पावर। अब यहाँ पे देखो कि पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा किसका होगा। तो तुम अभी यही चीज ने देखा है कि पोलराइजिंग पावर हम लोग को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, साइज ऑफ कटायन, कि मतलब जितना छोटा रहेगा उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। अब बताओ यहाँ पे साइज किसका छोटा है, लिथियम का। तब यहाँ पे बात किसका कर रहे हैं हम लोग, पोलराइजिंग पावर का। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, लिथियम का, तब फिर सोडियम का, पोटेशियम का, रुबिडियम। ये रिलेशन समझ में आ रहा है ना। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं रिलेटिव कोवैलेंट कैरेक्टर। अब तुम ही बता दो कि रिलेटिव कोवैलेंट कैरेक्टर किसका सबसे ज्यादा रहेगा और किसका कम रहेगा। तो तुम जान गए अगर साइज रहेगा हम लोग को कटायन का अगर छोटा तो उसका हम लोग को क्या रहेगा, बहुत ज्यादा हम लोग को रहेगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो ये वाला हम लोग को ऑर्डर हो जाएगा। चलो यहां तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो रिलेटिव आयनिक कैरेक्टर, कि आयनिक कैरेक्टर किसके पास सबसे ज्यादा रहेगा। अरे देख रहा है जिसके पास सबसे ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर उसका उल्टा हो जाएगा उसमें, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग को आयनिक वाला ज्यादा हो जाएगा। क्या यहाँ तक समझ में आ गया तुम लोग को। ये हम लोग को क्या बता रहा था, कोवैलेंट कैरेक्टर का, तो कोवैलेंट वाला समझ में आ गया था। अब ये हम लोग को क्या बोल रहा था, आयनिक कैरेक्टर। तो हम लोग जान रहा है जितना हम लोग को कोवैलेंट कैरेक्टर उतना कम ही रहेगा उसके पास। समझ में आ गया ना। मान के चलो तुम्हारा इस तरह कि 100% तुम्हारा एक चीज है कुछ भी कंपाउंड का, ठीक है। अब इसमें मान के चलो तुम्हारा 70% है तुम्हारा यहाँ पे आयनिक, मतलब कोवैलेंट मान के चलो कोवैलेंट कैरेक्टर। तो इसमें क्या होगा, 30% नहीं होगा तुम्हारा आयनिक। और मान के चलो यहाँ पे जैसे तुम्हारा हो जाएगा 60, तो ये कितना हो जाएगा 40। मतलब जो कम रहेगा तुम्हारा आयनिक वाला, मतलब कि क्या चाहिए, जो सबसे ज्यादा कोवैलेंट रहेगा उसके पास आयनिक भी क्या रहेगा, सबसे कम रहेगा। तो इसी चलते इसका क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्या ये ऑर्डर तुम लोग मतलब सजाने के लिए सीख गया। अभी क्वेश्चंस देंगे तो उसको तुम लोग को खुद बनाना है कि किसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा रहेगा और किसका कम रहेगा। हम लोग जो क्वेश्चंस जो आएगा बोर्ड एग्जाम में वो कहां से आएगा, कोवैलेंट कैरेक्टर से। किसी तरह से कंपाउंड दे देगा कोई भी आयनिक कंपाउंड, वहां पे बताना रहेगा तुम लोग को कि किसके पास तुम्हारा क्या हो, उसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा देखने को मिलता है। समझ में आ गया नहीं रहा। तो चलो अभी क्वेश्चन देते हैं, उसको तुम लोग बनाओ। देखो हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन था कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द ऑर्डर ऑफ, किस ऑर्डर में करना है। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एक इंक्रीजिंग कोवैलेंट कैरेक्टर
कि जो कोवैलेंट कैरेक्टर होगा उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। फिर तुम्हारा यहाँ पे इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर, कि आयनिक कैरेक्टर का उसमें क्या करना है हम लोग को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कोशिश करो कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट यहाँ पे कंपाउंड देख रहा है, यहाँ पे देख रहा है कि सीरियल से नहीं लिखा गया, तो इसको तुम क्या करो ना पूरा सीरीज से देख रहा है कि सब देखो क्लोरीन क्लोरीन के पास सभी के पास है कि नहीं, बाकी यहाँ पे देख रहा है कैल्शियम बेरिलियम ये सब है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है अलग अलग है। तो इसको क्या करो ना कि एक आराम से पूरा पीरियड के अनुसार या फिर उसके पूरा ग्रुप के अनुसार सजा दो। तो सबसे पहले इसको सजाने जगह तुमको इस तरह से मिलेगा BeCl2, उसके बाद कौन आता है मैग्नीशियम आता है, तो यहाँ पे क्या लिखेगा MgCl2, उसके बाद आता है तुम्हारा क्या चाहिए कैल्शियम, तो यहाँ पे लिखेगा CaCl2, उसके बाद आता है तुम्हारा स्कूटर वाला, तो यहाँ पे क्या जाएगा SrCl2, उसके बाद आ जाता है BaCl2। तो ये हो जाता है ऑर्डर ऊपर से नीचे आने पर। तो अब इसको कंपाउंड को पूरा लिखो ताकि तुमको अच्छा लगेगा देखने में। जैसे यहाँ पे BeCl2 हो गया, फिर यहाँ पे चलेगा तो MgCl2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखेगा CaCl2 हो जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा तुम्हारा SrCl2 हो जाएगा, फिर तुम्हारा आ जाएगा BaCl2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करना है, यहाँ पे अनायन को छाटना था। अनायन तो सभी में क्या है तुम्हारा Cl माइनस है, यहाँ पर भी Cl माइनस है, यहाँ पर भी Cl माइनस है, यहाँ पर भी Cl माइनस है। साइज ऑफ कटायन, अब यहाँ पे कटायन सबसे पहले देखो कौन है तुम्हारा Be2 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा Mg2 प्लस, यहाँ पे देखेगा Ca2 प्लस, यहाँ पे देखेगा Sr2 प्लस, यहाँ पे है तुम्हारा Ba2 प्लस। अब इसको साइज के अनुसार, तो हम लोग जान रहे हैं कि ऊपर से नीचे जाते हैं तो हम लोग को साइज क्या होता है बढ़ता है। तो इसका अगर ऑर्डर तुम सजाएगा तो इस तरह से सजाएगा इसी तरह से। अब रहा बात यहाँ पे कि पोलराइजिंग पावर, तो पोलराइजिंग पावर देखा था कि साइज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि इसका हम लोग को पोलराइजिंग पावर ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से इसको सजा देंगे कि यहाँ पे Be2 प्लस, फिर यहाँ पे Mg2 प्लस, फिर यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा Ca2 प्लस, फिर यहाँ से Sr2 प्लस, फिर यहाँ से Ba2 प्लस। तो यहाँ पे हम लोग जितना साइज बड़ा रहता है उसका पोलराइजिंग पावर उतना ही घट जाता है। तो इस तरह से इसका हो जाएगा हम लोग को, ठीक है। अब रही बात हम लोग को जो मेन क्वेश्चन था, यही दो क्वेश्चन था कि हम लोग को कोवैलेंट कैरेक्टर को शो करना था और आयनिक कैरेक्टर को। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले देखो ई कंपाउंड में देखेगा क्या चीज, हाँ बोलो ठीक तो है। बाकी यहाँ पे देखो तुम यहाँ पे बात कर रहा है कि कोवैलेंट कैरेक्टर किसका सबसे ज्यादा हो जाएगा, जिसका साइज हम लोग को छोटा रहेगा। तो इसी चलते इसका ऑर्डर बन जाएगा, मतलब कि यहाँ पे हम लोग देखेगा तो BeCl2 हो गया, फिर यहाँ पे देखेगा MgCl2 हो गया, फिर यहाँ पे देखेगा तुम्हारा CaCl2, फिर यहाँ पे देखेगा SrCl2, फिर यहाँ पे BaCl2। तो यहाँ पे देखेगा जिसका साइज कम रहता है उसी में हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे इस तरह से इसका क्या हो जाएगा हम लोग को कोवैलेंट कैरेक्टर हो जाएगा। और जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाता है हम लोग को आयनिक कैरेक्टर। तो यहाँ पे तुम देखेगा BeCl2 हो जाएगा, फिर यहाँ से MgCl2 हो गया, फिर यहाँ पे CaCl2, फिर यहाँ से SrCl2 और यहाँ से BaCl2। तो इसमें क्या हो जाता है जस्ट उल्टा हो जाता है कि इधर से हम लोग को क्या हो जाएगा आयनिक कैरेक्टर इसका ज़्यादा हो जाएगा। तो ये था इसका क्वेश्चंस और इसका आंसर, ठीक है। तो फिर हम लोग आगे देखेंगे। देखो हम लोग जो आज पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड पॉइंट, वो क्या है हम लोग को साइज ऑफ अनायन। अब ये साइज ऑफ अनायन पे हम लोग को क्या यहाँ पे डिपेंड करता है। फजांस रूल हम लोग को क्या बोला था, तो वो बोला था देखो द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ लार्जर अनायन आर लेस फर्मली बॉन्ड टू इट्स न्यूक्लियस एंड हेंस कैन बी विड्रॉन बाय द कटायन मोर इजिली। Thus a larger anion has greater polarizability than a smaller anion and hence the covalent character of compound increases with the increase of the size of anion। इसको सिंपल भाषा में ऐसे समझो तुम लोग, जैसे मान के चलो तुम यहाँ पे अनायन दो को ले लिया, ठीक है, मान के चलो A नेगेटिव है और एक और ले लिया तुम A नेगेटिव जो कि इसका साइज क्या है बड़ा है, ठीक है, इस तरह से। अब दोनों में तुम समझने की प्रयास करो कि इसमें क्या होता है, इसका साइज छोटा है। अब साइज छोटा रहेगा तो इसका क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो रहता है वो क्या रहता है ज़्यादा रहेगा, ये तो जान रहा है। अभी अगर इसका साइज तुम्हारा बड़ा है तो इसमें अगर जेड इफेक्टिव देखेगा तो इसका क्या रहता है कम रहेगा, इसका ज़्यादा रहेगा, इसका क्या रहेगा कम रहेगा। अब बताओ कि पोलराइजेबिलिटी जो होता था वो होता क्या था कि एगो हम लोग को कटायन रहता था, कटायन के तरफ ही क्या रहता था अट्रैक्ट होता था उसका न्यूक्लियस की तरफ। अब उसकी तरफ कौन जाके करेगा, मान के चलो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर ज्यादा है तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ अट्रैक्ट करके ज्यादा रखेगा।
और मान के चलो अगर साइज ज्यादा है तो क्या करेगा, इसके तरफ अट्रैक्शन क्या है, कम है, तो कम है अट्रैक्शन, तो इधर क्या रहेगा तुम्हारा मैक्सिमम अट्रैक्शन रहेगा। अरे इधर मैक्सिमम अट्रैक्शन रहेगा क्योंकि इसके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, कम है। और इधर हम लोग को कटायन की तरफ क्या होगा, ज्यादा पोलराइज हो पाएगा। तो इसी चलते हम लोग ये चीज देखते हैं कि आखिर पोलराइजेबिलिटी का अगर देखेगा कि किसका पावर ये सब ज्यादा रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जिसका अगर हम लोग को साइज ज्यादा रहेगा, जिसका हम लोग को साइज ज्यादा रहेगा तो उसका वाला हम लोग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा है, उधर जाकर के पोलराइज हो पाता है। तो इसी वजह से हम लोग बोलेंगे साइज बड़ा तो उसका पोलराइजेबिलिटी भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। वही हम लोग कटायन वाला में देखते थे कि दो हम लोग ले लेते थे, एक कटायन मान के चलो छोटा ले लिया और एक ले लेते थे क्या चीज, बड़ा। अब ई दियों फिर उल्टा होता था कि जितना छोटा हम लोग को रहता तो उसका क्या रहता था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा रहता था, तो वो अनायन वाला को क्या करता था, ज्यादा अट्रैक्ट कर पाता था। और वही अगर साइज बड़ा रहेगा तो कम अट्रैक्ट कर पाएगा। तो इसमें क्या होता था कि पोलराइजिंग पावर की बात किया जाता था तो छोटा वाला जीत जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसको उधर जाना है, हम लोग को शिफ्ट होना है, तो शिफ्ट होने के लिए इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होना चाहिए। अब कम रहेगा किसमें, जिसका साइज बड़ा रहेगा, साइज बड़ा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम, तब इसका वाला जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा वो पॉजिटिव वाला क्या करेगा, ज्यादा खींच पाएगा। समझ में आया दोनों में, इसमें साइज बड़ा रहेगा अनायन वाला में, और इसमें किसका ज्यादा जीतता है, जिसका छोटा रहता है साइज। समझ में आ गया दोनों में फर्क। तो यही चीज यहाँ पे बस खाली लैंग्वेज में लिख दिया गया है और कुछ है नहीं। तो ये बस यहाँ पे सिर्फ वही चीज बोल दिया कि outer most electrons of a larger anion are less firmly bonded to its nucleus। यहाँ पे बोल रहा है कि जिसका लार्जर जो साइज रहता है जो भी अनायन का, तो उसमें हम लोग को क्या रहता है कि न्यूक्लियस की तरफ वो क्या रहता है, कम बॉन्डेड रहता है। जो उसका जो इलेक्ट्रॉन रहता है ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, उसका न्यूक्लियस की तरफ कम बॉन्डेड रहता है। तो इसी चलते आगे बोल रहा है हेंस कैन बी विड्रॉन बाय द कटायन मोर इजिली। तो इसी चलते उसका अट्रैक्शन कम रहता है न्यूक्लियस की तरफ, तो इसी चलते वो क्या रहता है, ज्यादा खिंचाव हो पाता है किधर, कटायन की तरफ, वो भी क्या बहुत ही आसानी तरह से। क्या तक समझ में आ गया। आगे बोल रहा है दस अ लार्जर अनायन हैज ग्रेटर पोलराइजेबिलिटी देन अ स्मॉलर अनायन। तो इसी चलते बोल रहा है कि जिसके पास बड़ा अनायन रहेगा तो उसके पास क्या रहेगा, पोलराइजेबिलिटी भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा स्मॉलर अनायन के तुलना में। यहां तक समझ में आ गया। फिर आगे एंड हेंस द कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ कंपाउंड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ द साइज ऑफ अनायन। तो इसी चलते जब हम लोग को अनायन का साइज बढ़ेगा तो उसमें हम लोग को जो कोवैलेंट कैरेक्टर देखने को मिलेगा वो भी हम लोग को क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ तक रीजन समझ में आ गया। तो उसी के बेसिस से यहाँ पे कंपाउंड लिखा गया, तो यहाँ पे तुम लोग को सिर्फ बनाना है कि कैसे यहाँ पे होगा। जैसे कंपाउंड दे दिया यहाँ पे NaF, NaCl, NaBr और NaI। तो यहाँ पे देखो कटायन तो सभी सेम सेम है। अब यहाँ पे देखो साइज ऑफ अनायन, तो अनायन में यहाँ पे देख रहा है कि इसमें F माइनस आएगा, इसमें Cl माइनस, इसमें Br माइनस और इसमें I माइनस, यही ना होगा अनायन। अब यहाँ पे बताओ कि साइज किसका बड़ा होगा और किसका छोटा होगा। तो तुम जानता है कि ऊपर से नीचे जाता है तो साइज तुम्हारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो उस तरह से देखेगा तो आयोडीन का साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा सबसे बड़ा, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन। तो इसका अगर ट्रेंड की बात किया जाए तो तुम साइज के अनुसार ऐसे इसको अरेंज करेगा वही चीज। अब यहाँ पे देखो दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है रिलेटिव पोलराइजेबिलिटी। अब पोलराइजेबिलिटी पावर किसका ज्यादा रहेगा, तो अभी पर क्या है कि जितना नेगेटिव वाला अनायन हम लोग को बड़ा रहेगा उसका पोलराइजेबिलिटी ज्यादा रहेगा, क्योंकि वो ज्यादा उधर कटायन की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट हो पाएगा। तो बताओ पोलराइजेबिलिटी का ऑर्डर किधर दे, इसी तरह से देना पड़ेगा। तो इसका भी क्या हो जाएगा, पोलराइजेबिलिटी का ऑर्डर इस तरह से हो जाएगा। अब फिर सेकंड वाला क्या है इधर कि रिलेटिव कोवैलेंट कैरेक्टर, कि कोवैलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा देखने को मिलेगा। अब तुम ही बताओ NaF का मिलेगा कि NaCl की NaBr की NaI, किसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा देखने को मिलेगा। जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट हुआ होगा उसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा देखने को मिलेगा। तो कौन ज्यादा होगा, आयोडीन वाला। तो आयोडीन वाला, तो इसी चलते इसका भी क्या होगा, इसी तरह से तुम्हारा हो जाएगा ऑर्डर, क्योंकि इसमें साइज तुम्हारा क्या बड़ा है तो वो ज्यादा क्या होगा, कटायन की तरफ अट्रैक्ट हो पाएगा, और ज्यादा अट्रैक्ट हो पाएगा तो उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा देखने को मिलेगा। समझ में आ गया। उसी तरह से इसमें देखो रिलेटिव आयनिक कैरेक्टर। अब आयनिक कैरेक्टर तुम जानते हैं उल्टा हो जाएगा उसका, कोवैलेंट कैरेक्टर अगर तुम निकाल लिया तो उसका जस्ट उल्टा, क्योंकि जितना कम वो अट्रैक्ट हो पाएगा उसके पास क्या रहेगा, आयनिक का कोवैलेंट हम लोग को ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ऑर्डर। क्या ये सजाने जान गया ना। तो अगर सजाने जान गया सारा कुछ, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा गया कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग कोवैलेंट कैरेक्टर। किसमें सजाना है तुमको, डिक्रीजिंग कोवैलेंट कैरेक्टर में इसको सजाना है। जैसे कि यहाँ पे कंपाउंड यहाँ पे दिया गया तो इसको तुम अरेंज करो। चलो तुम लोग इसको बनाओ, तो फटाक से बनाओ।
देखो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, सेम उसी जैसा हम लोग काम करेंगे यहाँ पे। बस खाली यहाँ पे अरेंजमेंट थोड़ा सा कर लेना। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, MgBr2 है, फिर MgCl2 है, MgF2 है, फिर MgI2 है। देख रहा है सब में मैग्नीशियम मैग्नीशियम तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो हैलोजन ग्रुप है देख रहा है इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में वैसा अरेंज ही नहीं है। सब बड़ा छोटा कहीं भी तुमको अरेंज किया गया है। तो इसको ऑर्डर में सजाने के लिए क्या करो, इसको मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दो। तो कोशिश करो कि बड़ा से छोटा तरफ जाने की। तो यहाँ पे मान के चलो सबसे बड़ा तुम्हारा कौन हो जाएगा, आयोडीन वाला। तो यहाँ पे तुम ऐसे लिख दो MgI2 लिख दो। उसके बाद किसका लिख देगा, ब्रोमीन आएगा उसके बाद। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा MgBr2 लिख देगा। फिर तुम लिखेगा क्या चीज, MgCl2। तो यहाँ पे लिख दो MgCl2, फिर लिख दो यहाँ पे क्या चीज, MgF2। चाहेगा तो इसको पहले इधर से लिखते जाना, जैसे भी तुमको अरेंज करना है, बस खाली उसको क्या करना है, इस सिंबल जो रहेगा उसको सजाना पड़ेगा। समझ में आया, तो टेंशन मतलब, लेकिन अरेंज करना इसी तरह से, चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, ताकि तुमको अरेंज करने में समझ में आएगा। तो पता चलेगा ये बीच में घुसा किधर से करेगा, इधर घुमाना पड़ेगा इधर घुमाना पड़ेगा, तो गलत ना हो जाएगा। तो इसी चलते सजा लेना पहले है। अब देखो कटायन सभी में सेम है, क्या चीज है, Mg2+ सभी में है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा Mg2+, यहाँ पर भी तुम्हारा Mg2+, यहाँ पर भी Mg2+। अब आगे चलेगा साइज ऑफ एन आयन। अब यहाँ पे देखो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, I-, यहाँ पे देखेगा तुम्हारा Br-, यहाँ देखेगा तो Cl-, यहाँ देखेगा Fn मतलब F-। अब इसमें बताओ कि साइज किसका बड़ा, तो फिर तुम जान रहा है कि इसका बड़ा है। अब फिर चलेगा नेक्स्ट पॉइंट, तो तुम्हारा रिलेटिव पोलराइजेबिलिटी। अभी पढ़ा है कि जिसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा, मतलब कि यहाँ पे साइज जिसका बड़ा, तो उसी में हम लोग को क्या रहता है, पोलराइजेबिलिटी भी उसका ज्यादा होता है। तो यहाँ पे अगर इस तरह से लिखेंगे तो किधर हो जाएगा, बस जस्ट उसी का साइज जैसा हम लोग हो जाएगा, साइज बड़ा तो उसका पोलराइजेबिलिटी भी ज्यादा। अब कोवैलेंट कैरेक्टर देखो, तो सबसे पहले कंपाउंड को लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे MgI2 है, फिर यहाँ पे तुम्हारा MgBr2 है, फिर यहाँ MgCl2 है, फिर यहाँ पे MgF2 है। अब बताओ कि किसका हम लोग कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा देखने को मिलेगा, अरे तो ज्यादा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो तुम्हारा जो यहाँ पे बोला था डिक्रीजिंग कोवैलेंट कैरेक्टर का, तुम पूछा था डिक्रीजिंग में। तो डिक्रीजिंग में सबसे पहले कैसे लिखता है, तो तुम लिखता है तो पहले छोटा फिर मतलब बड़ा फिर छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, ऐसे करके। तो जैसे अभी अगर देखेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो ऐसे सजाना पड़ेगा, है कि ना, लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो कर रहा है तो कैसे सजा देंगे, इस तरह से, ताकि पता चलेगा ये सबसे बड़ा, उसके बाद ही छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा। एक कैसा ऑर्डर हम लोग को दिखा रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। देखो ये अभी कहने का मतलब हो जाता है, अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं दिया रहता तभी तुम बोलेगा कि मतलब ये वाला कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा इसमें देखने को मिल रहा है, लेकिन नहीं है किसका, इसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा देखने को मिल रहा है। हम लोग को सजाने बोला था किसमें, हम लोग को देखा था वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोल रहा था, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो हम लोग सजा दिए इसमें। अरे समझ में आ रहा है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता कैसे है कि बढ़ते क्रम घटते क्रम में, जैसे कि यहाँ पे 12 है तो 11 आएगा, फिर 10 आएगा, 9 आएगा, 8 आएगा, इस तरह से करते हैं हम लोग। अरे इसी तरह से सजाता है, तो ये होता था डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो देखो यहाँ पे कहने का दो सेंस निकलेगा, अगर सिर्फ इसी को देखेगा तो तुम क्या सोचेगा कि इसका कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, लेकिन नहीं है। हम लोग यहाँ पे जाता है मतलब जानते हैं किसका ज्यादा है, इसका। हम लोग को सजाने बोला है वो किसमें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसी चलते हम लोग ऑर्डर इस तरह से दिए हैं, समझ में आया। तो ये क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सजा रहे हैं, ना कि अगर डायरेक्टली देखेगा तो बोलेगा अरे होना चाहिए था इसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो दिखा रहा है इसका। तो ऐसा नहीं, वो उल्टा हम लोग को दिखाने बोल रहा है। हाँ समझ में आया ना, तो गड़बड़ा मत जाना वहां पे। अब आगे देखो यहाँ पे रिलेटिव आयनिक कैरेक्टर, तो जस्ट इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अगर मान के चलो इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है तो उसको भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर दो, कोई दिक्कत होगा क्या, तो इसको इधर से घुमा देना। और नहीं तो डायरेक्टली एक ही काम करो, हटाओ वो तो माथा मारी मत लो, इसमें क्या कर दो, इंक्रीजिंग ही कर दो। इसमें क्या कर दो तुम, इंक्रीजिंग कर दो, ताकि कभी कंफ्यूजन ना हो जाए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग हो जाएगा तो चलो इसको कर ही दो, क्योंकि पहले से भी करते आ रहा है, कहीं तुम लोग कंफ्यूज ना हो जा रहा, तो इसी चलते इसको इसी तरह से रहने ही दो, फिर तुम लोग पता चलेगा बाद में। नहीं ऊपर कैसे हो जाएगा, पोलराइजेबिलिटी पावर तो इसी का ज्यादा रहेगा, दिक्कत तो यहाँ ना हो रहा था। तो छोड़ो हटाओ, यहीं पे इंक्रीजिंग कर दो, चाहे माथा मारे उतना करेगा, एग्जाम में आएगा तक फिर थोड़ा सा बैलेंस होके अच्छा से टिक मार देना वहां पे डिक्रीजिंग वाला।
कंफ्यूज हो जाएगा, इसी चलते हम वहाँ पे इंक्रीजिंग कर दिया, लेकिन एग्जाम में डिक्रीजिंग भी पूछ सकता है, और डिक्रीजिंग होगा तो उसी तरह से ऑर्डर पे तुम लोग करना, MgF2। अब यहाँ पे किसे करेंगे, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। चलो तो ये रहा इसका। अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे थर्ड पॉइंट उसका। थर्ड में क्या है, चार्ज ऑन कटायन, कि अगर कटायन के ऊपर चार्ज अगर हम लोग को वेरी करता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को पोलराइजिंग पावर भी वेरी करता है। क्या करता है यहाँ पे, द कटायन विथ हायर पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द आयन मोर स्ट्रांगली टुवर्ड इटसेल्फ। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सो देखो अगर कटायन के ऊपर हायर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, मतलब जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है किसका, अनायन का, उसको स्ट्रांगली तरीका से क्या करेगा, अपने तरफ खींचता है। मतलब कि जिसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वो ज्यादा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। आगे बोल रहा है द कटायन विद द स्मॉलर पॉजिटिव चार्ज, जिसमें हम लोग को अगर कम रहेगा, स्मॉलर हम लोग को रहेगा पॉजिटिव चार्ज तो कम खींचेगा, और जितना ज्यादा वो ज्यादा खींचेगा। आगे देखो, दस higher the positive charge on the cation, greater is its polarizing power and more will be the covalent character in the compound। वही चीज बोल रहा है कि जिसका ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो नेगेटिव क्लाउड को हम लोग क्या करेगा, ज्यादा खींचेगा अपने तरफ, और ज्यादा खींचेगा तो उसका पोलराइजिंग पावर भी बढ़ जाएगा, और पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, कोवैलेंट कैरेक्टर भी बढ़ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में तुम लोग को कंपाउंड दिए हैं 4 गो। अब इसमें तुम देखो कटायन तुम्हारा क्या हो जाएगा, Na प्लस, इसमें क्या रहेगा Mg2 प्लस, इसमें देखेगा क्या रहेगा Al3 प्लस, यहाँ पे देखेगा सिलिकॉन 4 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे साइज ऑफ एन आयन, तो यहाँ पे देख रहा है तुम्हारा Cl है, फिर यहाँ पे Cl है, फिर यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है। इसको उल्टा कर लो, किधर गया, क्योंकि यहाँ पे साइज का थोड़ी बात कर रहा है, यहाँ पे चार्ज का बात कर रहा है। तो यहाँ पे लिख दो क्या जानता है, नंबर ऑफ चार्ज ऑन कटायन, क्योंकि यहाँ पे चार्ज का बात कर रहा है ना, तो चार्ज के अनुसार चलेंगे। फिर यहाँ पे लिख दो तुम क्या चाहिए, अनायन खाली। चलो ये चीज खाली यहाँ पे एडिट कर लेना। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज ऑन कटायन सबसे ज्यादा किसका है, तो Na प्लस का ज्यादा है कि इसका प्लस है कि इसका है कि इसका है, उस तरह से देखेगा। तो यहाँ पे देखोगा तो यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका दिखने को मिलेगा, सिलिकॉन का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पे अनायन तो सबके पास क्या रहेगा, सेम रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव 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 दिखा दो। अब आगे देखो, रिलेटिव पोलराइजिंग पावर कि किसका खींचने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगा, जिसके पास ज्यादा चार्ज रहेगा, मतलब कि हम लोग देखेंगे कि 4 पॉजिटिव वाला क्या रहेगा, ज्यादा उसके पास देखने को मिलेगा। मतलब कि यहाँ पे देखेगा इस तरह से कि Na प्लस, फिर यहाँ से Mg2 प्लस, फिर यहाँ देखेगा Al3 प्लस, यहाँ से देखेगा Si4 प्लस। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं पोलराइजिंग पावर का, तो जितना ज्यादा चार्ज रहेगा उसके पास क्या रहेगा, पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा रहेगा, वो ज्यादा हम लोग को खींचेगा। फिर उसी तरह से रिलेटिव कोवैलेंट कैरेक्टर, तो कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होता है, जितना ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा, तो अट्रैक्ट ज्यादा कौन कर रहा था, सिलिकॉन वाला। तो इसी चलते यहाँ पे अगर इसका कंपाउंड है कि NaCl है, फिर यहाँ से MgCl2 है, फिर यहाँ पे देख रहा है कि AlCl3 है, फिर यहाँ से SiCl4 है। तो यहाँ पे अगर ऑर्डर देखा जाए पोलराइजिंग मतलब कि कोवैलेंट कैरेक्टर का, तो उसका क्या देखने को मिलेगा, इस तरह के जो SiCl4 है इसमें क्या करेगा, ज्यादा अटैक करके वहां पे कोवैलेंट कैरेक्टर वहां पे शो करेगा। और अगर यहाँ पे बात करते हैं किसका, आयनिक कैरेक्टर का, तो यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा रहेगा NaCl, फिर तुम्हारा है MgCl2, फिर यहाँ पे AlCl3, फिर यहाँ से SiCl4। तो यहाँ पे देखेगा कोवैलेंट मतलब कि आयनिक कैरेक्टर, तो जितना कम अट्रैक्ट होगा उसके पास क्या रहेगा, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। तो ये था इसका ऑर्डर। अब यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, मतलब कि क्वेश्चंस दिए हैं, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज, ए में क्या है मोस्ट आयनिक और बी में क्या है मोस्ट कोवैलेंट। तो यहाँ पे 4 को तुम्हारे पास कंपाउंड है, इसमें बताना है कि मोस्ट आयनिक कौन होगा और मोस्ट कोवैलेंट कौन होगा। तो अभी तुम जान गया कि सभी के ऊपर देखो BCl3, इसका मतलब इसके ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, 3 पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद देखेगा तो इसके पास कितना जाएगा, 4 पॉजिटिव। यहाँ पे देखेगा तुम्हारा क्या मिलेगा,
+1 और यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा +2। और अभी तो तुम देखा कि अगर सबसे ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर देखना है तो कहां देखेगा, जिसके पास सबसे ज्यादा चार्ज है। तो यहाँ पे देखेगा तो मोस्ट आयनिक और मोस्ट कोवैलेंट, तो बताओ मोस्ट कोवैलेंट कौन हो जाएगा, CCl4 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके पास चार्ज ज्यादा है तो ज्यादा अटैक करेगा, ज्यादा अटैक करेगा तो उसके पास कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा देखने को मिलेगा, तो CCl4 ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे मोस्ट कोवैलेंट बोला था तो कौन हो जाएगा तुम्हारा, CCl4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, CCl4। उसी तरह से यहाँ पे देखो मोस्ट आयनिक कहने का मतलब जो कम अटैक्ट हुआ होगा उसके पास आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। बताओ सबसे कम चार्ज किसके पास है, लिथियम Cl के पास। तो यहाँ पे इसका क्या लिख देंगे हम लोग को, लिथियम क्लोराइड मतलब LiCl। क्या दोनों समझ में आ गया ना, ये वाला भी समझ में आ गया, ये कैसे लिखना था समझ में आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होता है। देखो अब फोर्थ पॉइंट में देखो, चार्ज ऑन अनायन, कि अगर अनायन में चार्ज अगर हम लोग को वैरी करेगा तो किस तरह से इसका पोलराइजिंग मतलब पोलराइजिबिलिटी पावर भी हम लोग को बढ़ेगा। सो देखो यहाँ पे, एंड अनायन विथ हायर नेगेटिव चार्ज repel the electron cloud of its outermost shell more effectively towards the cation and hence is polarized by the cation more strongly. Thus, higher the negative charge on the anion, greater will be its polarizability and more will be the covalent character in the compound. यहाँ पे समझो, यहाँ पे मान के चलो ये दो एग्जांपल लेकर के समझाते हैं। एक है एक नेगेटिव, ठीक है, एक यहां पे बात करते हैं कि इसके पास कितना है, 2 नेगेटिव, इस तरह से है, ठीक है। अब एक नेगेटिव कहने का मतलब क्या समझा, कि इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा जितना में उसमें एक्स्ट्रा कितना है, एगो इलेक्ट्रॉन है, और इसका जो पहले से इलेक्ट्रॉन था उसमें के इलेक्ट्रॉन लिया है एक्स्ट्रा, 2 गो इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे के हो जाएगा 2 गो इलेक्ट्रॉन। अब बताओ रिपल्सन किसमें सबसे ज्यादा होगा, इसमें होगा कि इसमें रिपल्सन ज्यादा होगा, अरे रिपल्सन इसमें ज्यादा होगा। रिपल्सन इसी चलते मान के चलो एक है तो बेचारा के तनी पूछ तो कर रहा होगा, धक्कल तो रहा होगा, लेकिन उतना भी नहीं कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पे दूग आ गया, बोलेगा बेचारा कि पहले से हम रिपेल कर ही रहते इसको और तुम आ गया इसमें घुसने के लिए, तो इसमें तो और ज्यादा रिपल्सन हो जाएगा। और रिपल्सन होने की वजह से क्या होगा, इन लोग ऐसे पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या होगा, ज्यादा अट्रैक्ट होना चाहेगा। समझ में आया, अरे इन लोग इसके तरफ अटैक नहीं हो पाएगा, ये तो और रिपेल कर रहा है उधर से, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और क्या हो गया, एक्स्ट्रा हम लोग को यहाँ पे बढ़ गया, और बढ़ने की वजह से यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा होता है। तो रिपल्सन होने की वजह से इन लोग का क्या हो जाता है, पोलराइजिबिलिटी पावर हम लोग को बढ़ जाता है। पोलराइजिबिलिटी बढ़ने की मतलब क्या है, कि वो जो हम लोग को पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या होगा, ज्यादा अट्रैक्ट हो पाएगा, ज्यादा पोलराइज हो पाएगा। तो इसी चलते हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला, कि अगर जितना ज्यादा हम लोग को नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उसका पोलराइजिंग मतलब कि जो उसका पोलराइजिबिलिटी होगा वो भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि उन लोग के बीच में रिपल्सन हम लोग को ज्यादा पैदा होगा, तो उन लोग फैलना चाहेगा ज्यादा, और उन लोग फैलना चाहेगा तो उन लोग क्या करेगा, नेगेटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो पाएगा। जैसे अभी इसके पहले पढ़ा ना चार्ज ऑन कटायन, कि जितना हम लोग को पॉजिटिव चार्ज रहेगा, जैसे एक पॉजिटिव था 2 पॉजिटिव, तो ज्यादा कौन खींच पा रहा था, 2 पॉजिटिव वाला। यहाँ पे हम लोग को उल्टा चल रहा है, उसी तरह से 2 नेगेटिव है और यहाँ से 1 नेगेटिव है, तो यहाँ पे देखो रिपल्सन यहाँ पे किसका कम है, इसका कम है, इसका ज्यादा है, तो ज्यादा रिपेल करेगा। तो रिपल्सन की वजह से क्या होता है, ज्यादा इधर पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो पाता है। तो मतलब सेम चीज वाला रीजन हो गया, कि इसमें जिस तरह से रीजन दे रहा था उसी तरह से यहाँ पर भी, कि इसमें जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उसमें हम लोग को ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर भी देखने को मिलेगा। समझ में आया, अरे समझ में आया ना। जैसे कि एक एग्जांपल इसको हम समझा देते, बाकी तुम यहाँ पे खुद डिसाइड कर लेना। जैसे कि यहाँ पे देखो, हाँ चलो देख रहा है यहाँ पे कि कटायन तुम्हारा क्या देखने को मिल रहा है, Na+, यहाँ पर भी Na+, यहाँ पर भी तुम्हें क्या देखा, Na+, यहाँ पर भी Na+। अब देखो चार्ज ऑन अनायन, यहाँ पे क्या हो जाएगा F-, यहाँ पर O2-, यहाँ पे क्या हो जाएगा N3-, यहाँ पे क्या हो जाएगा कार्बन के ऊपर 4-। समझ में आ गया। अब यहाँ पे बताओ कि किसमें ज्यादा हम लोग को चार्ज ज्यादा है, तो चार्ज ज्यादा किसमें है, कार्बन वाला में, तो इस तरह से हम लोग को हो जाएगा इसमें चार्ज वाला में। अब बताओ कि रिलेटिव पोलराइजिबिलिटी कहने का मतलब कितना हम लोग को नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो पाएगा। तो बताओ कौन ज्यादा अट्रैक्ट हो पाएगा, ये वाला, क्योंकि इसमें रिपल्सन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इसी चलते जब इसका ऑर्डर हम लोग बताएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि F-, यहाँ से O2-, फिर यहाँ से N3-, और यहाँ से कार्बन 4-। तो इसका अगर हम लोग ऑर्डर देखेंगे पोलराइजिबिलिटी का, तो किसका ज्यादा हो जाएगा, कार्बन का। ठीक है, अब यहाँ पे बात करो कि कोवैलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, अरे जो ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा होगा उसकी तरफ हो जाएगा कोवैलेंट कैरेक्टर। तो कौन जा रहा हो रहा है, यही तो हो रहा है। तो इसमें फिर हम लोग बोलेंगे कि NaF है, फिर यहाँ से तुम्हारा क्या चीज है
Na2 O है, फिर यहाँ से तुम्हारा क्या है Na3 N है, फिर यहाँ से देख रहा है कि Na4 कार्बन है। अब बता कि किसका सबसे ज्यादा हो जाएगा, इसी का ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा उधर क्या हो जा रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। अट्रैक्ट होने की वजह से उसका कोवैलेंट कैरेक्टर क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। अरे समझ में आ रहा है रीजन। अब उल्टा यहाँ पे लिख देंगे आयनिक कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर में क्या हो जाएगा, जो ज्यादा कम मतलब कि जो कम हम लोग को अट्रैक्ट हो रहा है वो उसके पास हम लोग को क्या रहेगा, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा देखने को मिलेगा। तो N3 N हो जाएगा, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा Na4 कार्बन। तो इसका उल्टा इधर से मार दो। अब देखो नीचे जो क्वेश्चन लिखे है इसको तुमको खुद बनाना है। जैसे देखो यहाँ पे NaF इज ब्लैंक दिया है कोवैलेंट बट, या फिर हम लोग को दिया ब्लैंक, और फिर यहाँ पे लिखना है कि आयनिक दैन MgF2। तो यहाँ पे दो चीज बात क्या है, यहाँ पे कोवैलेंट का और यहाँ पे क्या बात क्या है, आयनिक। तो बताओ यहाँ पे दो ऑप्शन है लेस और मोर, किसमें तुम लेस भरेगा और किसमें तुम मोर लिखेगा। मान के चलो यहाँ पे तुम लेस भरने गया तो यहाँ पे क्या कहलाएगा कि जो NaF है वो हम लोग को क्या है, लेस कोवैलेंट है किसके तुलना में, MgF2 क्या। और अगर यहाँ पे मोर लिखेगा तो उसके तुलना में ये मोर हम लोग को कोवैलेंट है। तो बताओ कोवैलेंट कैरेक्टर ये लेस है कि ज्यादा होगा उसके तुलना में MgF2 के। तो कैसे पता करेगा, सबसे पहले देखो यहाँ पर भी फ्लोरीन, यहाँ पर भी क्या है फ्लोरीन, तो उसमें तो नेगेटिव चार्ज 1 ही होगा। लेकिन मैग्नीशियम के ऊपर देखेगा तो यहाँ पे कितना चार्ज हो जाएगा 2 पॉजिटिव, और इसके पास कितना हो जाएगा 1 पॉजिटिव, यही ना होगा रे। अब तुम बताओ इसके पास ज्यादा चार्ज है कि इसके पास ज्यादा चार्ज है, इसके पास ज्यादा कौन खींच पाएगा, ई, और ई ज्यादा खींचेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर किसके पास ज्यादा देखने को मिलेगा, इसके पास कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बोला क्या है कि NaF इज, यहाँ पे लेस जाएगा कि मोर लिखेगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा लेस कोवैलेंट देन किसका, इसका, इसके पास क्या है लेस ना कोवैलेंट हो जाएगा। तो इसी चलते यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा लेस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा लेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा NaF इज लेस कोवैलेंट बट इसके पास क्या हो जाएगा मोर हम लोग को आयनिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा कम ही ना अटैक कर पाएगा। क्या समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया ना। तो इस तरह क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है। इसमें तुम खुद बता सकता है कि CaO इज आयनिक बट कोवैलेंट देन इसका। सबसे पहले आयनिक का बात करो तो सबसे पहले क्या करेगा, तुम पहले आयंस को डिसाइड कर लो। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन, यहाँ पर भी क्या है तुम्हारा ऑक्सीजन, यहाँ पर कैल्शियम, यहाँ पर भी कैल्शियम, मतलब कैल्शियम के ऊपर तो चार्ज से नहीं रहेगा। ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा 2 नेगेटिव, नाइट्रोजन के ऊपर कितना चल जाएगा, अब तुम बताओ यहाँ पे कितना चल जाएगा 3 नेगेटिव हो जाएगा। अरे वही तुम देखेगा। अब यहाँ पे देखो इसके पास 3 नेगेटिव, इसके पास 2 नेगेटिव। अब बताओ कौन सबसे ज्यादा पोलराइज हो पाएगा, ई ज्यादा पोलराइज हो पाएगा। और ई ज्यादा पोलराइज होगा तो इसका मतलब उसमें हम लोग को क्या रहेगा आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा और कोवैलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से समझने की कोशिश करो, CaO इज आयनिक, तो ये क्या हो जाएगा मोर आयनिक हो जाएगा, क्योंकि तो कम ही अट्रैक्ट हो पाएगा। तो इसे चलते इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा मोर हो जाएगा, मोर आयनिक। बट ई क्या हो जाएगा हम लोग को लेस, हम लोग को कोवैलेंट हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि इसके पास कोवैलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा ज्यादा। क्या सारा रीजन तुम लोग को समझ में आ गया। देखो अब लास्ट जो पॉइंट जो बताया था फजान, वो क्या बताया था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द कटायन, कि कटायन का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अनुसार वो बताया था कि कैसे हम लोग को पोलराइजिंग पावर वगैरह बढ़ेगा। सो ठीक है, अब क्या बोला था, व्हेन द कटायन हैव इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड नियरली द सेम साइज। यहाँ पे क्या क्या बोल रहे हैं, सो सबसे पहले समझने की कोशिश करो। 2 पॉइंट यहाँ पे बात किया, क्या बोला कि जब हम लोग को कटायन के पास उसके पास क्या हो जाए इक्वल मैग्नीट्यूड हो जाए चार्ज का, और उसके पास क्या हो जाए नियरली हो जाए हम लोग को साइज उसका भी बराबर टाइप से। ठीक है, इसका कहने का मतलब कि मान के चलो कोई भी हम लोग को देखेगा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी लिखा है NaCl और CuCl, तो यहाँ पे देखेगा तो इसके पास +1 और इसके पास भी क्या मिलेगा +1 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है कि अगर हम लोग को उसका मैग्नीट्यूड अगर चार्ज का हम लोग को सेम देखने को मिला और उसका जो साइज होगा वो भी अगर लगभग हम लोग को सेम देखने को मिला, तो उस समय हम लोग को कैसे वहां पे पोलराइजिंग पावर को डिसाइड कर पाएंगे। जैसे हम लोग को वहां पे पहले क्या चीज देखे थे, 2 चीज देखे ना, एक हम लोग देखे साइज के बारे में, अरे देखा था ना कि साइज का टाइम का अगर बढ़ता है तो उसके अनुसार से देखे थे उसका पोलराइजिंग पावर घटता था। फिर हम लोग देखे थे नंबर ऑफ चार्ज, वही देखे थे कि नंबर ऑफ चार्ज के अनुसार भी हम लोग डिसाइड किए जिसका चार्ज सबसे ज्यादा उसका पोलराइजिंग पावर भी सबसे ज्यादा। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि अगर उसका ये जो नंबर ऑफ चार्ज है ये भी अगर हम लोग को क्या देखने को मिले सेम देखने को मिले, और साइज भी ऑलमोस्ट हम लोग को क्या मिल जाए सेम देखने को मिले, तो उस समय तुम क्या करोगे, उस समय कैसे तुम उसका बता पाओगे कि इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा रहेगा। तो उसके लिए जो जो फजान था वो हम लोग को एक कंसेप्ट दिया, वो क्या था, हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार से यहाँ पे हम लोग डिसाइड करेंगे। तो आगे बोल रहा है द कटायन विथ
स्यूडो नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो जाता है उसके वैलेंस शेल में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो वैलेंस, हम लोग मतलब कि स्यूडो नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। स्यूडो नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहने का मतलब होता है उसमें जैसे हम लोग चलता है ना कि जैसे मान कर चलो यहाँ पे बात करते हैं कि NS और NP जब भर जाता है तब हम लोग बोलते हैं कि उसमें क्या होता है, हम लोग को अरे पूरा बोलता है कि उसका ऑक्टेट सब पूरा हो जाता है, मतलब उसका सेल हम लोग को क्या हो गया, भर गया। तो उसमें क्या होता है, अगर हम लोग को 8 इलेक्ट्रॉन रहता है तब हम लोग बोलते हैं क्या चाहिए, नोबेल गैस जैसा। अगर उसमें अगर हम लोग को 18 हो जाता है तो 18 वाला हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्यूडो। अब आगे देखो यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है कि अगर ये दोनों जैसा हम लोग को कन्फिग्रेशन देखने को मिलेगा तो उस समय क्या करेगा, तो यहाँ पे बोल रहा है कि स्यूडो नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, हैज ग्रेटर पोलराइजिंग पावर देन अ कैटायन ऑफ नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन रहता है हम लोग को वैलेंस शेल में। मतलब कि यहाँ पे बोल रहा है कि जो एक्चुअल में जो तुम्हारा नोबेल गैस रहेगा जिसके पास वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 8, और जो तुम्हारा स्यूडो रहता है जिसके पास कितना रहता है वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन, तो रहता है नोबेल गैस जैसा, दोनों बिहेव कर रहा है, लेकिन ये क्या है, स्यूडो। स्यूडो करने का मतलब इसमें सिर्फ दिखा रहा है उसके जैसा, कहा ये नोबेल गैस जैसा ट्रीट कर रहा है, मतलब कि फुलफिल है इसका हम लोग को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ये पूरी नोबेल गैस होता नहीं है। तो इसी चलते अब ये नोबेल गैस का देखेगा तो ये हम लोग को क्या रहता है, स्ट्रांगली, और ये हम लोग को पूरा स्टेबल रहता है। अब स्टेबल होने की वजह से ज्यादा उधर पोलराइज नहीं हो पाता है, तो नहीं हो पाता है, ये हम लोग को क्या रहता है, स्यूडो हम लोग को नोबेल गैस, तो इसी चलते इसका पोलराइजिंग पावर क्या हो जाता है, हम लोग को बढ़ जाता है। इसका क्या हो जाता है, पोलराइजिंग पावर बढ़ जाता है। अरे समझ में आ रहा है ना, ये पहले से ऑक्टेट जैसा पूरा किया हुआ रहता है तो इलेक्ट्रॉन को फिर से लेना नहीं चाहेगा, अटैक नहीं करना चाहता है, लेकिन ये क्या करना चाहता है, स्यूडो नोबेल गैस होने की वजह से ये क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। समझ में आया, तो ये था इसका हम लोग को रीजन। अब यहाँ पे जैसे कि देखो NaCl है और तुम्हारा क्या चीज है, CuCl। अब इसके पास अगर देखेगा तो यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा, सो सबसे पहले समझो। जैसे यहाँ पे देखो अनायन, अनायन तुम्हारे पास क्या है, इसके पास भी Cl-, इसके पास भी क्या है, Cl-। फिर यहाँ देखो चार्ज ऑन कैटायन, यहाँ पे देख रहे हो तुम्हारे पास क्या है, Na+, और यहाँ पर क्या है तुम्हारे पास, कॉपर प्लस, यही मिलेगा। अब यहाँ पे देखो साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन कहेगा तो यहाँ पे हम लोग को इसका जो हम लोग को एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितना होता है, तो इसका होता है हम लोग को 0.95 एंगस्ट्रॉन होता है, और इसका होता है 0.96 एंगस्ट्रॉन होता है, इतना होता है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल हम लोग को है। अब बताओ कि दोनों को क्या है, ऑलमोस्ट हम लोग को सेम है साइज, अरे देखने को मिल रहा है ना, ऑलमोस्ट दोनों का साइज हम लोग को क्या है, सेम है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देखो कैटायन का, यहां से देखो तुम्हारे पास क्या था, सोडियम था, क्या चीज था, सोडियम, इसके पास कितना होता है, 11। अब सोडियम का 11 था तो यहाँ पे तुम करेगा क्या मिलेगा, 2 और 8 और 1, इस तरह से। अगर इसमें देखेगा कि Na+ जैसे करेगा तो क्या हो जाता है, 2 और 8 में हो जाता है। अब इसमें देखो कॉपर, कॉपर का कितना होता है, कॉपर का कितना होता है, अरे 29 होता है, 29 हो गया। अब इसमें तुम करेगा तो तुम्हारा क्या मिलेगा, 2, 8, 18, और यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, अरे इसी तरह से मिलेगा। अब यहाँ पे देखो 18 2 20 और 8 28 और 1 29। अब इसके जैसे हम लोग यहाँ पे देखेगा कॉपर प्लस, तो इसमें क्या मिलेगा तुम्हारा, 2, 8 और 18। अब इसमें देखो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखेगा तो इसमें पास कितना है, 8, और इसके पास कितना है, 18। 18 होने की वजह से ये क्या होता है, हम लोग को स्यूडो नोबेल गैस मतलब हम लोग को शो करता है, और ये हम लोग को क्या है, नोबेल गैस। तो इसमें अगर हम लोग को पोलराइजिबिलिटी अगर देखेगा, क्या चीज, पोलराइजिंग पावर, मतलब पोलराइजिंग पावर की कौन ज्यादा खींचेगा, तो खींचेगा कौन सबसे ज्यादा, जिसके पास स्यूडो नोबेल गैस रहता है उसका। तो यहाँ पे जो तुम्हारा क्वेश्चन लिखा हुआ है टॉपिक रिलेटिव पोलराइजिंग पावर, तो किसका सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो पोलराइजिंग पावर यहाँ पे जैसे तुम देख रहा था कि Na+ और यहाँ पे क्या है तुम्हारा कॉपर प्लस, तो किसका सबसे ज्यादा हो जाएगा, कॉपर प्लस का। ये रीजन समझ में आया, तो यही चीज तुम्हारा फैक्ट बताया था 4th मतलब 5th पॉइंट में। फिर यहाँ पे देखो रिलेटिव कैरेक्टर, यहाँ पे रिलेटिव कैरेक्टर, यहाँ पे कोवैलेंट कैरेक्टर हो जाएगा, छूट गया, यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, रिलेटिव कोवैलेंट कैरेक्टर। अब बताओ, तुम तो खुद बता सकते हैं कि इसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा रहेगा, किसका हो जाएगा, जब इसका हम लोग देख रहे हैं कि पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा है तो इसी का ना कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा क्या कंपाउंड था, NaCl था, और यहाँ पे क्या था, CuCl। तो अगर यहाँ पे बात करते हैं हम लोग कोवैलेंट कैरेक्टर का, तो इसका ज्यादा देखने को मिलेगा, और आयनिक वाला जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा।
तो मतलब कि यहाँ पे जो NaCl रहेगा और यहाँ पे जो CuCl रहेगा, तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि NaCl के पास आयनिक कैरेक्टर क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। तो ये था यहाँ पे फैक्ट। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चंस को बना लो, जैसे कि ZnCl2 इज कोवैलेंट बट आयनिक देन MgCl2। तो इसका कैसे कर पाएगा, देखो जिंक के पास तुम देखेगा तो इसका कितना होता है, 30 होता है। कितना होता है, 30। और अभी देख रहा है कि सबसे पहले ये तो देखो इसके पास चार्ज कितना रहेगा, 2 पॉजिटिव। इसके पास भी चार्ज देखेगा कितना मिलेगा तुम्हें, 2 पॉजिटिव मिलेगा, यही मिलेगा। अब देखो Cl के पास भी नेगेटिव 1 और इसके पास भी 1 नेगेटिव, तो मतलब सभी पास तो देख रहा है कि चार्ज तो सेम हो गया। अब इसको डिसाइड कैसे करेगा, तो डिसाइड करने के लिए कौन सी आता है, कन्फिग्रेशन वाला। अब यहाँ पे कन्फिग्रेशन करके देखो, सबसे पहले देखो जिंक का कितना होता है, 30 होता है। कितना होता है, 30। इसका करेगा तो 2 8 18, यहाँ पे कितना हो गया तुम्हारा, 18 2 20 और 8 28 हो गया। और यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाता है, 2 हो जाता है। उसी तरह से तुम मैग्नीशियम का करेगा तो मैग्नीशियम का कितना होता है, 12। तो इसका करेगा तो 2 8 और कितना होता है, 2। अब यहाँ पे देखो जिंक के ऊपर तो 2 प्लस है, तो इसका जैसे तुम करेगा यहाँ पे Zn2 प्लस, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 2 8 और 18। और इसके पास देखेगा कि Mg2 प्लस जैसे करेगा तो इसका हो जाएगा 2 और 8। अब बताओ कि स्यूडो कौन है और तुम्हारा नोबेल गैस कौन है। ये नोबेल गैस है और ये स्यूडो नोबेल गैस है। तो ये जो स्यूडो नोबेल गैस हो जाता है तो इसका हम लोग को क्या होता है, पोलराइजिंग पावर भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो बताओ कि किसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा देखने को मिलेगा, इसका वाला कंपाउंड में, तो आयनिक वाला किसमें देखने को मिलेगा, इसमें। अब बताओ कि ZnCl2 इज, यहाँ पे क्या लिखे, लेस की मोर, तो मोर कोवैलेंट देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो इसी चलते इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग को मोर हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्या सारा फैक्ट समझ में आ गया। तो ये था तुम लोग को फजांस रूल। अब हम लोग पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि अगले लेक्चर्स में रहेगा। चलो तो